Good morning, good morning. Good morning. How are you? Fine, sir. So how the study is going on? गुड सर, कल से पार्ट सी की फिर से रिवीजन स्टार्ट की है। अच्छा, गुड। कोई जगह कोई इशू है, कोई जगह नहीं समझ रहे, नहीं हो रहा है, कोई पर्टिकुलर प्लीज? नहीं सर, वो ROI RI का है, पर मैं फिर से अभी रिवीजन करूंगी, तो ओके, उसमें कुछ होगा तो मैं जरूर। पूछूंगी। ठीक है, गुड। एक दो मिनट वेट करते हैं और लोग आ जाएंगे, हैं? ओके सर। हम्म, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट। और लोग ज्वाइन कर लेंगे, हैं? ओके सर। सो लास्ट क्लास वी स्टडीड दिस पार्ट ई, इंटरनल कंट्रोल एंड स्लाइटली इंटरनल ऑडिट। मैंने बोला था थोड़ा देर पहले, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद वी विल बी गोइंग इन पार्ट एफ। पार्ट ई और एफ दोनों थ्योरी है, दोनों के अंदर दो बार तीन बार चीजों को पढ़ना पड़ेगा। साथ में क्वेश्चंस के में भी थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन वैसे पढ़ने से 100% सारा होएगा नहीं।
कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंस भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर गिविंग क्वेश्चंस विच आर मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। ऐसा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना। लेकिन हाँ, अगर मेहनत किया जाए पार्टी और एफ में तो अच्छा खासा नंबर स्टूडेंट स्कोर कर सकता है। जो क्वेश्चंस यहाँ पर है, थोड़ा सा हॉक से भी क्वेश्चंस कर लिए, कोई जगह पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुआ पूछ लिए, उसको मे बी आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट ऑल्सो, हो सकता है मेरे से भी कुछ गलती हो, बट फिर भी ध्यान देकर उसको समझ लिए, देन इन दैट केस वी कैन इजिली स्कोर गुड मार्क्स इन पार्टी एंड एफ। तो क्या कोई स्पेसिफिक डाउट है पार्टी और एफ से, ऋतुराज एंड नीलम वेंकटा? बिकॉज वैदेही वॉज नॉट देयर, मे बी वैदेही ऑल्सो यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट रिलेटिंग नो टू? सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो भाई? बढ़िया सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन कर रहा था, उसमें था कुछ डाउट, मतलब हजम नहीं हो रहा था, लेकिन तो क्या है? अभी मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं है। अरे, हम लोग आगे जाएंगे तो शायद वो दिखेगा, वो एक पर्टिकुलर एक लाइन लग रहा था कि माने नहीं इसी ऐसा में नहीं है? होना चाहिए। हाँ सर। अच्छा अच्छा, यानी कि आप क्वेश्चंस किए थे कुछ, कोई कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका डाउट था ना? हाँ सर। ठीक, ओके। और अमित जी, कोई स्पेसिफिक डाउट? सर कंटली नो। नो? ठीक है, चलिए हम लोग ये चालू करते हैं। टारगेट है 20-25 मिनट, कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिलेटिंग टू पार्टी एंड देन पार्ट एफ डिस्कस करेंगे। द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इम्प्लिसिट इन इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल इन बिग, फर्स्ट टू हमने कर लिया था इसलिए मैं उसको स्किप कर दिया हूं, नीचे आ गया हूं। द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इम्प्लिसिट इन इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल इंक्लूड्स द फॉलोइंग: the cost of the system should not exceed benefits expected to be attained. The overall impact of the control procedure should not hinder operating efficiency. बोलता है कि इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम जो आप लगाएंगे, उसमें जो आपका खर्चा लगेगा लगाने का, फायदा उससे ज्यादा होना चाहिए, माने खर्चा कम होना चाहिए। एंड ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर, ये नहीं होना चाहिए कि आप काम नहीं कर पाए, कंट्रोल आपने लगाया लेकिन इट शुड बी हेल्पिंग टू डू द वर्क। Which one of the following recognizes which one of the following recognizes these two factors: limitations, management responsibility, method of data processing and reasonable assurance? बोलता ऊपर जो दोनों बात लिखी हुई है, उन दोनों बातों को कौन सा पॉइंट कवर करता है? Which one of the following recognizes these two factors? When you install internal control system, then the cost should be less than the benefit. And at the same time, the controls should not stop or hinder the operating work, the operating efficiency of the organization or a department. Which of the following category recognizes these two aspects? नीचे जो लिखा हुआ है उसमें किसमें ये दोनों कवर होता है? Limitations, management responsibility, method of data processing, reasonable assurance. कहीं अगर कुछ पढ़ा हुआ माने पढ़ के देखेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं ऐसा। मे बी आप गूगल सर्च चैट जीपीटी करेंगे तो ठीक है मिल जाए, बट आप नॉर्मली कोई बुक खोलकर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा नहीं। तो क्या होना चाहिए? अ, इसमें सर जो लॉजिक जो रहा है इसमें, उसमें यही है कि जैसे जो भी हम लोग कॉस्ट जो इम्प्लीमेंट करेंगे कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और उसका कॉस्ट अगर अधिक है तो हमें वो नहीं करना चाहिए, जो चैप्टर में स्टडी के टाइम पे वो पढ़ने के लिए मिला था। ठीक है, तो वो एक रीजन है कि अगर कॉस्ट अधिक है और इंटरनल कंट्रोल का कॉस्ट अधिक है और उसका बेनिफिट कम है, जैसे आपने वो सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का हाँ, एग्जांपल जो आपने दिया था, ठीक है। हाँ, और इम्पैक्ट ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस शुड नॉट हिंडर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, तो उसका एफिशिएंसी का नहीं होना चाहिए, इसके लिए एश्योरेंस ही दिया जा सकता है। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आज हम लोग को कोलकाता में इलेक्शन है, ठीक है, ऑफिस बंद है, बिकॉज ऑफिस में कहीं पर भी कोई को भी आने मना किया है, ऐसे कुछ कोई वैसे कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, बट फिर भी बंद है। तो हम लोगों ने स्टाफ को बोला भैया तुम लोग घर से काम करना आज, ठीक है, कितना एफिशिएंसी होगा ठीक है,
लेकिन घर से काम करने के लिए मान लीजिए मेल खोलना, गूगल ड्राइव को देखना, या किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम है उसको क्लास देना, तो अगर हम उसको आईडी पासवर्ड अपना अकाउंट का, या मान लीजिए अपने जो गूगल, जो भी चीज जिससे काम कराना है उसको, अगर वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो वो घर से काम कैसे करेगा? यानी कि हमको चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल हो, हमारा डेटा सिक्योर्ड हो, कोई गड़बड़ी ना करे, चोरी ना करे, कुछ गड़बड़ी, ये मेरे को चाहिए। लेकिन साथ में ये भी तो चाहिए कि ऑपरेशनल इफिशियंसी हर्ट नहीं। तो जिसको जो पासवर्ड आईडी देना है, किसी को सॉफ्टवेयर देना है, किसी को नॉर्मल मेल खोलना है, किसी को स्टूडेंट से बात करना है, तो उसके पास फोन होना चाहिए। ऑपरेशनल इफिशियंसी को तो हम हर्ट नहीं कर सकते ना। कंट्रोल के साथ साथ हमें ये भी देखना है हमारा काम चलते रहे, काम रुके नहीं, काम जल्दी होए, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो वो दूसरा पॉइंट है। बोल रहे हैं कि जब भी आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाते हो तो आपका खर्चा बेनिफिट से कम होना चाहिए, बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा, जो ऑपरेशनल इफिशियंसीज है वो हर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट कौन से नीचे 4 पॉइंट के अंदर कवर होएगा, वो बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेस दीज 2 फैक्टर्स? तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या होना चाहिए? क्या भाई अमित जी, नीलम वेंकटा, अनीसा? व्हाट डू वी मीन बाय लिमिटेशंस? लिमिटेशंस का मतलब है अगर ये आप काम कर भी लेंगे तो भी ये प्रॉब्लम तो आ सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो भी आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं। बोलेगा ऐसा कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि अच्छा से पढ़ाई पढ़ने के बाद भी पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम इज 95%। मान लीजिए आपका दिमाग उस समय खराब हो गया, तबीयत खराब, कुछ भी, 100% तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। लिमिटेशंस मतलब होता है कि आपने इंटरनल कंट्रोल लगाया, लेकिन फिर भी इंटरनल कंट्रोल के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट पॉइंट तो इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशंस में आता है, क्योंकि जब मैंने नोट्स में लिखा है कि अगर मेरे यहाँ कैश ड्रॉवर में 5,000 रुपया रहता है और मैं सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा 20,000 रुपया सैलरी का, तो आई एम तो कालिदास। यानी कि अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड रखूं तो 5,000 को बचाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं रख रहा हूं, बिकॉज अंडर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दैट इज नॉट एडिक्वेट, दैट इज नॉट करेक्ट। तो अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख रहा तो इनडायरेक्टली तो मेरा सिस्टम इंटरनल कंट्रोल में लिमिटेशंस आ गया ना। लिमिटेशंस होता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि सेकंड नंबर पॉइंट लिमिटेशंस पे कवर नहीं करता है। सेकंड नंबर पॉइंट का मतलब है कि आप इंटरनल कंट्रोल लगाए और आदमी काम ही नहीं कर पा रहा है। दैट इज नॉट, दैट मींस योर इंटरनल कंट्रोल इज नॉट करेक्ट, दैट इट कैनॉट बी सेड एज लिमिटेशंस। सो अगर लिमिटेशंस में पॉइंट नंबर ए बोलेंगे तो चलेगा, बी नंबर लिमिटेशंस के अंदर कवर नहीं होता है। दूसरा है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट मतलब हमारे कंपनी में मी एंड माई वाइफ इज द मैनेजमेंट। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या सिस्टम होगा, क्या सॉफ्टवेयर होगा, ये सारा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करना। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे वो ऑपरेशनल इफिशियंसी को हर्ट ना करे। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से आंसर हो सकता है। मेथड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट में कोई डेटा प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, यहां तो फिर भी हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट डेटा प्रोसेसिंग में कवर नहीं होता है। रीजनेबल एश्योरेंस, अगर आप जैसे रीजनेबल एश्योरेंस या व्हाट डू यू से 100% एश्योरेंस हम लोग ऑडिटिंग में यूज करते हैं। अगर आप कोई भी कंपनी में ऑडिटर को बुलाकर ऑडिट करवाएंगे, सो ऑडिटर इज ऑलवेज गिविंग रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर इज नॉट गिविंग द कंफर्म्ड एश्योरेंस। Auditor is always giving reasonable assurance about what? About the company's financials provide true and fair view, कि कंपनी का प्रॉफिट सही है, एसेट सही है, लाइबिलिटी सही है। वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है, वो 100% एश्योरेंस नहीं देता। क्यों? बिकॉज ऑडिटर को हम तो चेकिंग करने के लिए बुला रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, सिस्टम दे रहे हैं, हम उसको जो दे रहे हैं वो उसी को चेक कर रहे हैं ना, वो कोई पुलिस तो है नहीं।
कि हमें डंडा मारे गए, उसको जो दिखाया जाएगा उसी के बेसिस पे वो ऑडिट करेगा। ऐसा नहीं कि ऑडिट नहीं करना चाहिए, बट ऑडिटर आर ऑलवेज गिविंग रीजनेबल एश्योरेंस। तो आज अगर हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, इवन दो हमने इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे से लगाया है, द बेस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वी हैव अप्लाइड, बट स्टिल प्रॉब्लम्स आ सकती है, because any internal control system is not 100% proof that the problem will not arise. So reasonable assurance के अंदर ये पॉइंट भी कवर होता है कि आपने इतना पैसा लगाया जिससे कॉस्ट बेनिफिट से कम रहे, बेनिफिट ज्यादा हो। इसीलिए आपका सिस्टम 100% एश्योर्ड कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरा, रीजनेबली आप एश्योर कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल से ऑपरेशनल इफिशियंसी हर्ट नहीं होएगा। आपने इस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया है कि मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने से ऑपरेशनल इफिशियंसी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑपरेशंस अच्छे से होते रहेंगे। तो रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर भी दोनों आता है। लिमिटेशंस में सेकंड पॉइंट नहीं आएगा। मेथड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, फर्स्ट पॉइंट इज नॉट अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ एनी डेटा, बट द बी नंबर एंड डी नंबर कैन बोथ बी द आंसर। तो अब दोनों में से 50-50 में से कौन सा सेलेक्ट करें? ये सब जो बात हम लोग कर रहे हैं ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड। पार्ट ई और एफ थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है, मतलब थ्योरी है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। तो इस चीज का कोई लिखावट कहीं नहीं मिलने वाला है, आपको अपने आप तैयार होना पड़ेगा। क्वेश्चन करते वक्त मान लीजिए आंसर बी है, हम याद कर लिए तो प्रॉब्लम होएगा। हमको एक एक क्वेश्चन के ऊपर अपना दिमाग जितना लग सकता है लगाना है, फिर उसके बाद सोचना है कौन सा आंसर होएगा, फिर उसके बाद पीछे जाके आंसर पढ़ना है। आंसर पढ़ते वक्त बहुत ध्यान देना है, गलत सही का बात नहीं, और में भी बी आंसर है पीछे भी बी है मान लीजिए, दैट इज नॉट द केस। आपको ये देखना है बी आंसर क्यों है, क्या लिखा हुआ है, क्या सोच रहा था मैं, मेरे को अपनी सोच में क्या चेंज करना है। या मान लीजिए आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, बाद में रिवाइज करने में काम आएगा, तो एग्जाम के टाइम पे 2 दिन पहले क्या पढ़ेंगे, तो इसको कॉपी करके अपना नोट्स में पेस्ट कर लिए, इसका आंसर पेस्ट कर लिए, इसके ऊपर अगर आपको कोई 2-4 लाइन लिखना है लिख लिए, जिससे कि बाद में आप इसके बेसिस पे रिवीजन करेंगे। ऐसा खाली पार्ट ही नहीं, पार्ट ए बी सी डी ई एफ सब जगह करना होता है। बिकॉज आप अगर बोलेंगे सर कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना है, ये किसी को नहीं मालूम है यार, कैसे पता चलेगा? दीज एग्जाम्स आर प्रोफेशनल एग्जाम्स वेयर देयर इज नो चॉइसेस। आपको सारा सिलेबस करके जाना है, कुछ भी आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ होता नहीं। अगर आप इतना सारा सिलेबस पढ़ रहे हैं, क्योंकि कम तो नहीं है, तो आप बाद में रिवीजन के टाइम पे वापस से थोड़ी ना पढ़ेंगे, वापस से थोड़ी ना पूरा रिकॉर्डिंग करेंगे, पॉसिबल ही नहीं। चाहे आपके पास कितना ही टाइम, योर स्टडी शुड बी इन ए स्ट्रक्चर्ड वे। सो मैं ये नहीं बोल रहा आंसर क्या है वो नहीं मालूम है, बट फिर भी बुद्धि तो लगा रहे हैं ना कि भैया आंसर क्या हो सकता है। बोलिए अमित जी क्या बोल रहे थे? सर मैं ये कह रहा हूँ कि रीजनेबल एश्योरेंस थोड़ा सा मुझे लग रहा है, हाँ, बट मुझे जो पहले लग रहा था मेथड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग में फर्स्ट पॉइंट जो है कवर नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट कर रहा है यहाँ पे। नहीं तो क्यों? देख, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड लगाना है, नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम सिक्योरिटी गार्ड लगाएं, तो उसमें कोई डेटा प्रोसेसिंग तो नहीं हो रहा है, वो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। आप कॉस्ट के कारण वो काम नहीं कर रहे, लेकिन उसमें कोई प्रोसेसिंग ऑफ डेटा तो नहीं है कि परचेज सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि भाई इसको ये एसेट्स दे रहे हैं, कि ये कोई प्रोसेसिंग तो नहीं हो रहा है उसमें। पर सर ये ऊपर तो इम्प्लिसिट्स इन इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल बोल रहे हैं ना, अकाउंटिंग कंट्रोल्स के लिए। हाँ तो अकाउंटिंग कंट्रोल तो डाटा प्रोसेसिंग जो करते हैं सारा, हाँ, तो उससे भी तो कोरिलेट करेंगे ना इधर। करेंगे हाँ, लेकिन तो पॉइंट मैं नंबर यहाँ पे 1, उसी एग्जाम्पल से कोरिलेट कर रहा था, ना कि कॉस्ट वाले एग्जाम्पल से, कि अगर अकाउंटिंग इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स हम लोग यहाँ कर रहे हैं देख रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, अगर हम डाटा प्रोसेसिंग में अगर कोई अकाउंटिंग की डाटा प्रोसेसिंग में कोई गड़बड़ होता है, तो उससे हमारा कॉस्ट तो ऊपर नीचे जा सकता है ना। नहीं तो इंटरनल कंट्रोल खाली अकाउंटिंग कंट्रोल, अकाउंटिंग इज नॉट ओनली पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाना। अकाउंटिंग इज मींस यू आर अकाउंटेबल टू समथिंग, समझिए। यहां अकाउंटिंग का मतलब पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो खाली नहीं है।
आपको कोई दायित्व दिया गया, आप उसको करेंगे, उसको भी बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, राइट सर। हाँ, तो इंटरनल कंट्रोल में वर्ड जो अकाउंटिंग यूज होता है वो है अकाउंटेबिलिटी के लिए, वो खाली पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं यूज होता है। इसीलिए नहीं, इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या है? ऑपरेशनल इफिशियंसी, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन टाइम, यस यस। कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। इंटरनल नहीं, कंट्रोल के अंदर तो चारों चीज आता है ना, केवल हाँ अकाउंट वो समय पे इंटरनल बनाना नहीं। कंट्रोल्स के अंदर तो सारा आता है, वो हाँ एक्चुअली मैं अकाउंट्स में, हाँ, उसमें फाइनेंस वाले जब में भी हम हूँ। लोग इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल अकाउंटिंग का बात कर रहे हैं, उसका मतलब केवल अकाउंट्स बनाना नहीं है। आपकी कंपनी पे जो नियम कानून है वो फॉलो होने चाहिए, आपका ऑपरेशंस ठीक से चलना चाहिए, आपका अकाउंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर टाइम पे सही होना चाहिए, और आपके एसेट सेफगार्ड होने चाहिए। ये इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग का मतलब है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है खाली। नहीं सर, तो तो फिर तो इसीलिए मेरे पॉइंट अकॉर्डिंग नंबर सी के अंदर फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो कवर्ड नहीं होता है। नहीं। अब बिकॉज डेटा प्रोसेसिंग में आप जो बोल रहे हैं वो सब आएगा, लेकिन उसके अंदर कोई आदमी को नहीं रख रहे हैं क्योंकि पैसा बेसी लगेगा, वो प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं, वो नहीं नहीं, डिसीजन का पार्ट है। यस सर, तो मेरे अकॉर्डिंगली फिर तो रीजनेबल एश्योरेंस तो ज्यादा फिर बी बेटर क्यों लग नहीं रहा है होएगा मुझे। आंसर? हाँ जी। बी आंसर क्यों नहीं होएगा? सर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की तो है कि वो कॉस्ट ना बढ़े या प्रोसीजर स्मूथ चलता रहे, सब कुछ हो। बट हम जो डिसीजन मेकिंग या कुछ करते हैं वहां पे, तो एक रीजनेबल एश्योरेंस एश्योरेंस के बेसिस पे तो करते हैं। लाइक बजट जो बनाते हैं तो पास्ट ट्रैक के हिसाब से ही बनाते हैं या कोई रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो वो अगर ये ठीक होगा, रीजनेबल एश्योरेंस है, अगर वहां पे एश्योरेंस है चीज की, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी या इम्पैक्ट नहीं होगा कंट्रोल प्रोसीजर में, तो ये दोनों उसमें कवर होते हैं ना, इसी वजह से कि वो मेरे को स्मूथ ऐसा लग फंक्शनिंग रहा है चलेगा। आंसर आपका डी अच्छा लग रहा है, बी आंसर क्यों नहीं? इसका लॉजिक थोड़ा ये होना चाहिए कि मान लीजिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन, मैं और मेरी वाइफ है, हम लोग मैनेजमेंट हैं, हमारा काम है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लगाना। हमारा काम है कोई स्टूडेंट ज्वाइन करे क्लासेस, उसको मिले, कोई रिसोर्स में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, अपना लीगल फॉर, इसके लिए जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद भी सिस्टम के अंदर त्रुटि आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने और मेरी वाइफ ने काम ठीक से नहीं किया, बिकॉज 100% प्रूफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो होता ही नहीं है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि मैनेजमेंट ने ये नहीं किया, ऐसा बात नहीं दिख रहा है कि मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाया तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहां दिख रहा है हमने सिस्टम लगाया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि बेनिफिट कमती होने के कारण हम वो चीज नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि हम लोग का अच्छा से अच्छा सिस्टम है फिर भी ऑपरेशनल इफिशियंसी हर्ट हो रहा है। मान लीजिए आज के दिन हम तो ये प्रिपरेशन नहीं करके रखे है ना कि घर से लोग काम करेंगे, हमारे यहाँ रूल है ऑफिस में आके ही काम करना पड़ेगा। लेकिन आज ऑफिस बंद करा दिया तो घर से काम करने, अब कोई जन के पास लैपटॉप नहीं है, वो क्या करेगा? तो उसको क्या हम घर के लिए लैपटॉप भी दे, कोरोना के टाइम पे दिया गया था, अभी नहीं दिया गया है। अभी हमने ऑफिस से लैपटॉप कंप्यूटर उनको घर में ले जाने नहीं बोला है, हमने रिक्वेस्ट किया कि आपके पास नहीं भी है तो आप अरेंज कर लीजिए कहीं से, जिससे कि आप काम कर पाए। सो नॉर्मली ऑपरेशनल इफिशियंसी, आप अगर बढ़िया से बढ़िया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे तो भी ऑपरेशनल इफिशियंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही काम करना, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। तो इससे मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैनेजमेंट ने अपना काम सही से नहीं किया, दे हैव नॉट फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ यहां बोल रहे हैं। यहां बोल रहे काम किया गया है, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस है कि भाई कभी कभी सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि कोई काम, कोई चीज करना चाहिए हम नहीं किए बिकॉज बेनिफिट कम है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिस्टम तो बढ़िया है लेकिन फिर भी ऑपरेशनल इफिशियंसी को हर्ट कर रहे हैं, काम ठीक से स्टाफ नहीं कर पा रहा है, ऐसा हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइजेस, बी और डी में मेरे को भी डी लग रहा है। द लॉजिक बिहाइंड बी इज दे आर नॉट सेइंग अबाउट एनीथिंग दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट डन। तो इसलिए मेरे को बी नंबर आंसर अच्छा से लग रहा नहीं, ये मेरा सोचना है। बात समझ रहे हैं? आंसर क्या होगा देख लिया जाएगा, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो देखने से ऊपर नीचे देख के याद करने लग जाते, मैं भी करने लग जाता, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग।
आंसर देखने जाएंगे 3 का 4 5 भी देख लिए, फिर आके करेंगे, फिर लगेगा हाँ आंसर तो ठीक ही है। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो सब नया नवेला देगा, क्या करेंगे? ठीक ना। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, मान लीजिए हम अभी जून में एग्जाम नहीं दे रहे, तो क्या हम जीवन में कभी एग्जाम देंगे? क्या हम लोग का क्या सीरियसनेस है कि हम लोग को सीएमए करना है कि नहीं, कि हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी अगर ऐसा हो रहा है तो ऑलरेडी आप बाहर है, ऑलरेडी थोड़े दिन बाद आप क्लास भी नहीं करने वाले हो, आपके डिक्शनरी में आ जाएगा सीएमए कर रहे थे। वैसा मत करिए, डोंट थिंक लाइक दैट कि कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अभी तो ये हुआ। दीज आर ऑल नॉट डन। एक स्टूडेंट है सीमा का, उसका फीस देना था, वो एग्जाम फीस एग्जाम टाइम पे बुक नहीं किया, ठीक है, मोटा मोटी पढ़ाई कर लिया था, 1 2 क्लास और बाकी थी। बोला सर अब तो एग्जाम बुक करने नहीं दे रहा है, मैं भूल गया था ड्यू डेट। तो मैंने रिक्वेस्ट किया इंस्टीट्यूट से, भाई इसको करने दे सकते? इंस्टीट्यूट बोला नहीं करने देंगे। अभी उसके बाद 2 दिन बाद मेल आया कि भैया आप एग्जाम बुक कर सकते हैं। मान लिया, बोलो कि आप नेक्स्ट वीक कर सकते हैं। वो झगड़ा कर रहा है, मेरे को पहले क्यों नहीं बोले? तो काहे को बीच में छोड़ के भाग गए? जब मालूम है कि आपको करना है तो इन दैट केस क्यों नहीं करते हैं? पढ़ाई तो एक अलग चीज है ना, एग्जाम पास फेल होना एक अलग चीज है और पढ़ाई करना अलग चीज है। अगर आप एग्जाम नहीं दे सकते इसलिए आप पढ़ नहीं रहे हैं, इसका तो गड़बड़ी होएगा ना। जब आप एग्जाम देंगे तो कुछ आएगा नहीं। तो अभी तो आप ये टेंशन में है कि एग्जाम देने मिल रहा नहीं है, या मैं नहीं दे रहा नहीं दे रही, और बाद में टेंशन आएगा एग्जाम देंगे तो भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप चीज को खराब कर दिए ना। when the study need to be done you are not studying at all properly। तो जब स्टडी करके एग्जाम देंगे वो पास ही नहीं होएगा, बेचारा दोनों जगह से मर जाएगा आदमी। और फिर अपने आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा, डिमोटिवेशन भी आएगा, जिससे केवल एग्जाम नहीं जिंदगी में सारा लाइफ अफेक्ट होएगा। एक एग्जाम नहीं, पूरा का पूरा लाइफ आपका अफेक्ट होएगा, क्योंकि आपके अंदर अपने प्रति, अपने मन के प्रति, अपने प्रति एक हीन भावना पैदा होगी, जिससे आप दूसरा पे भी गुस्सा करेंगे, दूसरे के साथ भी ठीक से बात नहीं करेंगे, और अपने अंदर तो जो मलाल है सो तो रहेगा ही। एग्जाम पास फेल होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर प्रॉपर एफर्ट्स हम कोई चीज में पुट नहीं करते हैं जो करना चाहते हैं, देन इन दैट केस लाइफ में अंदर से हम दुखी हो जाते हैं। और अंदर से दुखी, अंदर से आदमी हार गया, मतलब वो कभी कुछ नहीं जीत सकता। नॉट फॉर एग्जाम, फॉर एनीथिंग यू वांट टू डू यू हैव टू डू। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स शुड बी इन लाइफ। इफ आई वांट टू डू आई हैव टू डू, आई हैव टू डू। जिससे हम अपने अंदर तो सही रहे। मेरे को तो ये समझ में आता है, मर्जी आप लोग का है बैलेंस, कि कभी क्लास में आना कभी नहीं आना, क्लास खोल लेना कर लेना, ये नौटंकी करके कोई फायदा नहीं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ, नॉट एज एन एग्जाम बट यू आर डिस्ट्रॉइंग योर होल लाइफ। आप कुछ और भी करेंगे ना तो उसमें ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आपके जीवन में कमिटमेंट का फेलियर है। एंड व्हेन द फेलियर इन द कमिटमेंट इज देयर, नेवर द थिंग्स विल मटेरियलाइज एनीथिंग। हर समय आप दुखी रहेंगे। Which of the following functions performed in an organization is a violation of internal control? सिंपली इंटरनल कंट्रोल वायोलेशन मतलब आपके सिलेबस में सब जगह एक ही बात लिखता है कि एक ही आदमी को हम सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, भैया तुम ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, भैया तुम ही पैसे लो, भैया तुम ही एसेट्स मेंटेन करो, सेफगार्ड करो, और भैया तुम ही रिपोर्टिंग करो, सब कुछ तुम ही करो। तो मेरे को अगर मैं कोई स्टाफ को बोल दूं भैया तुम ही पैसा लेना, तुम ही रिकॉर्डिंग करना, तुम ही क्लास देना, वो तो कल ही चोरी करने लगेगा। इफ द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आर नॉट देयर, नेवर द इंटरनल कंट्रोल इज गुड। आपको रिकॉर्डिंग करने का राइट किसी और को देना है, एसेट्स को रखने का राइट किसी और को देना है, कस्टडी ऑफ एसेट्स, रिव्यू कंट्रोल करने का राइट किसी और को देना है, ट्रांजेक्शन में एंटर करने का राइट, ऑथोराइज करने का राइट किसी और को देना है। अलग अलग काम अलग अलग पर्सन को देना है, अलग अलग डिपार्टमेंट अथॉरिटी को देना है। अगर आप नहीं करेंगे तो इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम आएगी। हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन जहां भी काम करते हैं, कोई भी जगह हम लोग, वहां पर अलग अलग हायरार्की है। क्यों है? अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिविजन है, अलग अलग पर्सन है, क्यों है? ऐसा नहीं है कि कोई आदमी 2 काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी नहीं करवाना है। अगर इंटरनल कंट्रोल चाहिए तो सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज होना जरूरी है। Then only internal control will prevail, otherwise not।
Which one of the following functions performed in an organization is a violation of internal control? Which one of the following functions performed in an organization is a violation of internal control? बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना होगा कहां पर हमने इंटरनल कंट्रोल ठीक से नहीं लगाया है, बिकॉज वायोलेशन बोल रहे हैं ना, कहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ठीक से असाइंड नहीं है. A mail clerk opening the mail compares the check received with the source document accompanying the payment, noting the amount paid, then forward the checks daily along with a listing of the cash receipts to the cashier for a deposit. अब ये कौन सा मेल, फिजिकल मेल का बात कर रहा है, पैकेट खोले वैसा, और ये या ऑन स्क्रीन मेल का बात कर रहा है, जो भी बोल रहे हैं. मान लीजिए फिजिकल पैकेट वाला जो दुनिया में पहले होता था, कि एक आदमी को हमने बोला है भैया जो भी मेल आएगा उसको तुम खोल के पैकेट वगैरह से चीज निकाल लेना, निकालने के बाद उसको जहां जहां जो भी नोटिंग करना है देख लेना, और उसके बाद जिस डिपार्टमेंट को देना उस डिपार्टमेंट को वो सामान दे देना. जिस डिपार्टमेंट के पास कस्टडी होगा वो अलग है, और मेल को चेक करने वाला पर्सन अलग है. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अच्छा से असाइंड है. अगर जो आदमी मेल खोल रहा है और वही एसेट्स को भी रखेगा तो गड़बड़ है, बिकॉज फिर तो बोलेगा मेल में कुछ आया ही नहीं था, पॉकेट में ही रख लेगा. दूसरे आदमी को देना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है होल्डिंग ऑफ एसेट्स. अनदर पर्सन, इट इज नॉट लुकिंग एनी वायोलेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इट इज नॉट फुल प्रूफ कि सारा बात एक ही कंट्रोल में बता देगा, लेकिन जितना बताया उतना ठीक बता रहा है. दो अलग अलग आदमी हैं, दो अलग अलग काम करने के लिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो पता चल जाए, लूप होल्स ना हो. इसीलिए हमने ये ऐसा किया है. A mail clerk opening the mail compares the check received with the source document accompanying the payment, noting the amount paid, then forward the source document to that accompany the payment along with the listing of the cash receipts to the accounts receivable on a daily basis for posting to subsidiary ledger. वापिस से मेल वाला आदमी मेल खोलता है, उसमें जो भी आया है उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ चेक करता है, और चेक करने के बाद वो डॉक्यूमेंट उस डिपार्टमेंट को दे देता है जिसको उसके ऊपर काम करना है. वो खुद उसका रिकॉर्डिंग नहीं करता कि कस्टमर से पैसा मिल गया, ये मिल गया, ये उसका अकाउंटिंग वो खुद नहीं करता, वो दूसरा जन करता है. तो मेरे को सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज लग रहा है, ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरनल कंट्रोल में. At the end of the week, the cashier prepares a deposit slip for all of the cash receipts received during the week. यही गड़बड़ है. कैशियर है, कैशियर का काम क्या है? पैसा रखना. तो कैशियर का काम अगर पैसा रखना है, जैसे ऊपर में अकाउंट रिसीवेबल का काम है रिसीवेबल को देखना, कैशियर का काम है कैश को रखना, यहां पर कैशियर कैश को भी रख रहा है, ऑल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर को रिकॉर्ड भी कर रहा है. एट द एंड ऑफ द वीक द कैशियर प्रिपेयर डिपॉजिट स्लिप. कैशियर के पास पैसा रहता है, जो पैसा है उस पैसा को रखता भी है, और कैशियर ही उसका डिपॉजिट स्लिप जमा कर रहा है कि डिपॉजिट बैंक में किया, क्या किया. तो वो तो जमा करे बगैर भी बोल देगा जमा कर दिया. कैश में पैसा नहीं है, जमा करे बगैर बोलेगा. और कोई चेक, देखिए एक चेक तो कोई करेगा ही, लेकिन वो बाद में पता चलेगा. जब हम लोग कैशियर को पैसे भी दिए हैं और जमा करने वाला जो रिकॉर्ड्स कीपिंग है वो भी उसी को दिए हैं, तो वो तो पॉकेट में रख के और बोलेगा जमा कर दिया, और कोई चेक तो कर रहा नहीं है. चेक जब 1 महीना 2 महीना बाद होएगा प्रॉब्लम, तब पता चलेगी, तब तक तो पैसा लेके भाग चुका होएगा. जिसको पैसा दिए हैं रखने के लिए उसी को हम लोग डिपॉजिट स्लिप जमा करने कैसे बोल सकते हैं? जब मेल वाला को हम लोग बोल रहे हैं मेल खोलो, तो उसी को एसेट्स रखने कैसे बोल सकते हैं? अगर बोलेंगे तो इंटरनल कंट्रोल का धज्जियां उड़ जाएंगी. बिकॉज जो आदमी को आप बोलेंगे भैया तुम एंट्री भी करो, भैया तुम ये ऑथोराइज भी करो, भैया तुम ये अकाउंटिंग भी करो, तो वो तो सब कुछ, फिर आपने कुछ छोड़ा कहां? Then in that case, segregation of duties are not there. The problem will be arising in the organization. आप बोलेंगे कैशियर बहुत अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा खराब का नहीं हो रहा है, वो 20 साल से काम कर रहा है, जेन्युइन है, ठीक है. मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई आदमी है 15-20 साल से काम कर रहा है, ठीक है. कहीं पर मेरे को कुछ कैश पैसा पहुंचाना है, 50,000 रुपया कहीं किसी को देना है. वो 20 साल से काम कर रहा है, मेरे को फीलिंग आ गया वो अच्छा है, मैंने 50,000 रुपीज उसको देकर किसी और के पास भेजा. क्या मेरा इंटरनल कंट्रोल सही है? दुनिया में, सारी दुनिया में ये काम होता है, मेरे यहां नहीं, सब जगह, सब ऑफिस, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा.
कि आप किसी आदमी को पैसा देकर भेजते हो, तो जब आप पैसा देकर भेजते हो वो आपका परिचित आदमी होता है, जानते हैं आप उसको, उसका एड्रेस आईडी प्रूफ सब कुछ आपके पास है, लेकिन आप उसको पैसा देकर भेज रहे हो, तो क्या ये इंटरनल कंट्रोल सही है क्या भाई? नो सर। तो क्या करना चाहिए फिर, खुद जाना चाहिए? है नहीं, यहाँ पे सर कैशियर के अलावा जो बैंक तो यहाँ डिपॉजिट्स नहीं, जो मैं के लिए। एग्जांपल दे रहा हूँ पहले, हाँ उसमें क्या करना चाहिए? पैसा मेरे को आपको पहुंचाना है, तो मैं किसी स्टाफ के थ्रू पहुंचाऊं कि खुद दे के लेके जाऊं? सर, किसी स्टाफ के थ्रू नहीं, अगर मैनेजमेंट अगर एम्प्लॉय है एज अ कैशियर, कैशियर को किसी और को पर्सन को असाइन करना चाहिए, वो दे करके आएगा, और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बचपन में सुने होंगे, आप लोग देखे होंगे, ऐसा होता है कि जब किसी को पैसा देकर भेजते हैं ना, तो उसको एक नोट भी देकर भेजते हैं। मान लीजिए 10 रुपया का नोट है, 50 रुपया का नोट है, 50 रुपया का नोट पे कोई नंबर है, वो नंबर भी उसको देते हैं, और यह मान लीजिए कोई कोड वर्ड जिसके पास पहुंचना है वो कोड वर्ड। तो जब अगला आदमी पैसा उसको देता है, तो वो अगला आदमी हमको फोन करके बोलता है, और हम अपने स्टाफ को बोले हैं कि उससे फोन करवा के बात करवाइएगा, देन इन दैट केस एक डबल कंट्रोल हम लगा दिए कि पैसा तो वो लेके जा रहा है, साथ में उस आदमी से बात कराएगा, कोड है, कोई नोट के ऊपर नंबर है, वो नंबर वो बोलेगा उसके पास वो नोट है, वो नोट उससे लेकर आएगा नंबर वाला। या तीसरा ये हो सकता है हम एक साथ 2 आदमी को भेजें, एक आदमी है चोरी कर सकता है, तो एक साथ उसके साथ एक और आदमी जाए, बोलेगा उसमें आपका पैसा खर्चा होएगा 2 आदमी का, लेकिन 2 आदमी मिलकर भी चोरी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। और यह दूसरा बात, चौथा बात हो सकता है, भैया कैश में क्यों करना है, क्यों ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्यों बैंक से ट्रांसफर चेक से पेमेंट नहीं करते, क्या जरूरत है कैश इधर से उधर भेजने का, क्यों टेंशन लेना है? आज जो भी सामान घर पे आता है सीओडी होता है, तो सीओडी में सामान तो 500 1000 रुपया 1 2 हजार का आ रहा है, थोड़ी ना 5 लाख का सामान सीओडी में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। यानी कि क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी के थ्रू पैसा भेज रहे हैं तो इंटरनल कंट्रोल में इश्यूज तो है, लेकिन आप उस इंटरनल कंट्रोल को बचाने के लिए और क्या कर रहे हैं? मैं ऐसे ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी टेक्स्ट राइटअप। ये जो इंटरनल कंट्रोल लगाने का काम है, ये कौन करेगा? पैसा कौन ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, नोट का सिस्टम होगा, कोई 2 आदमी जाएंगे, ये कौन करेगा? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टॉप मैनेजमेंट का ही। लेकिन अगर बड़ा कंपनी है, 100 150 500 1000 लोग काम करते हैं, तो थोड़ी ना मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट तो किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, अब वो आदमी समझेगा। हमारे यहां मैं कर रहा हूं, भैया 500 आदमी यहां नहीं है, लेकिन मेरे यहां भी ये हो रहा है, और 500 और 1000 आदमी जहां काम करते हैं वहां भी ये हो रहा है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब सिस्टम ऐसा जिसमें त्रुटि, प्रॉब्लम, स्कोप ऑफ फ्रॉड, स्कोप ऑफ इनइफिशियंसी ना हो। बड़ी बड़ी कंपनियों में जहां शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है दुनिया का, वहां पर यह बहुत जरूरी है। बिकॉज मैंने अगर रिलायंस में पैसा लगाया, रिलायंस में इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, तो यार तो मेरा तो पैसा बर्बाद होने वाला है। हम तो उसका बिजनेस देखते नहीं। मैंने सराफ एकेडमी में लगाया, मेरा खुद का कंट्रोल है, सराफ एकेडमी में पैसा लगाया, मैं खुद ध्यान दे रहा हूं, तो यहां पर इश्यू आएगा तो मैं खुद समझूंगा। बट आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, वहां पर आप खुद कंट्रोल थोड़ी ना देख रहे हैं। सो इंटरनल कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दोज बिगर ऑर्गेनाइजेशंस एज कंपेयर टू स्मॉल। स्मॉल में भी चाहिए, बट स्मॉल में जब आप खुद ही सब चीज देखते हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, तो इन दैट केस इंटरनल कंट्रोल थोड़ा कम भी होएगा तो भी चलेगा। बट अगर आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां तो सबको अपना अपना काम दिया हुआ है, वहां इंटरनल कंट्रोल हाई लेवल पे होना जरूरी है, नहीं होने से नहीं होएगा। इंटरनल कंट्रोल शुड बी देयर, शुड बी इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली। सो ये जो यहां पर लिखा हुआ है कि कैशियर को हम लोग डिपॉजिट करने भी दे रहे हैं और कैशियर को रखने भी बोल रहे हैं, तो वो तो डिपॉजिट करे बगैर बोलेगा डिपॉजिट हो गया। आप डिपॉजिट करने का काम दूसरे आदमी को देंगे और कैशियर को पैसा रखने का काम देंगे तो ही काम बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि डिपॉजिटर और कैशियर दोनों मिलके चोरी नहीं कर सकते, दोनों मिल जाएंगे। बोलेंगे भैया हम जमा नहीं करेगा, तुम लिख दो जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, और तुम कैश पॉकेट पे रख लेते, दोनों जना आधा आधा। मिला के चोरी तो 4 लोग कर ही सकते हैं, वो तो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। लेकिन अगर वो स्टाफ सेटिस्फाइड नहीं है, उनको ठीक से रेमोनरेशन नहीं देते हैं, वर्क कल्चर नहीं है, सही आदमी को सेलेक्ट नहीं किया है, तो इन दैट केस ऐसा होएगा ना।
अगर आपके सिस्टम में सही आदमी को सेलेक्ट करना, काम करवाना, पैसे देना, वर्क कल्चर को डेवलप करना, ये सब चीजें हैं, तो ऐसा होने का चांस कम है। फिर भी एक लिमिटेशंस तो है भैया, सब कोई मिलके चोरी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लिमिटेशंस। तो यहां पर सी नंबर पॉइंट में तो गड़बड़ी लग रहा है कि जो आदमी को पैसा रखने दिए हैं वही आदमी डिपॉजिट भी करेगा। ये एक आदमी का काम नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, देन ओनली इंटरनल कंट्रोल ठीक से चलेगा। अदरवाइज देयर इज अ वायोलेशन ऑफ इंटर, वायोलेशन मतलब नॉट लीगली, कंपनी इंटरनल कंट्रोल ठीक से नहीं लगाई। चौथा क्या बोल रहा है, जब आंसर सी होना चाहिए तो चौथा तो और नहीं आना चाहिए। द जनरल लेजर क्लर्क कंपेयर्स द समरी जर्नल एंट्री received from the cashier for cash receipts applicable to outstanding accounts with the batch total for posting to the subsidiary ledger by the accounts receivable। बात इतना बैच टोटल क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन जनरल लेजर वाला और बैच टोटल वाला जो दूसरा जन जो उससे पोस्टिंग करेगा वो दोनों अलग है। जनरल लेजर वाला जनरल लेजर को देखकर एनालिसिस करता है, समरी एंट्री करता है, लेकिन डे टू डे रिकॉर्डिंग का काम जनरल लेजर वाला नहीं करता है। बोलेगा जनरल लेजर और सब्सिडरी लेजर मतलब क्या हुआ? मान लीजिए परचेजेस से रिलेटेड पूरा का पूरा क्रेडिटर, एक कंपनी में 100 सप्लायर है, 100 सप्लायर को कितना पैसा देना है उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। वो क्रेडिटर को जो पैसा देना है नहीं देना है देखना है, वो जनरल लेजर वाला आदमी करेगा। लेकिन वो क्रेडिटर में अलग अलग क्रेडिटर्स है, 5 आदमी को अमित देखेगा, 5 को नीलम देखेगी, 5 नीलम देखेगा, 5 को ऋतुराज देखेगा, 5 को तनीषा देखेगी। वो सब्सिडियरी लेजर हो गया। जब इंडिविजुअली कोई काम अलग अलग लोग करेंगे वो हो गया सब्सिडियरी। तो कंपनी में सब्सिडियरी अलग अलग आदमी को देखना, सामान लिए नहीं लिए, उससे कितना पैसा दिए, ये अलग अलग देखने का काम सब्सिडियरी लोगों का होता है। लेकिन इन टोटलिटी काम देखने का काम होता है जनरल लेजर वालों का। हमारे यहाँ भी जनरल लेजर सब्सिडियरी लेजर है, लेकिन सब हम ही देखते हैं। बोलेगा सर हर समय आप अपना बात करते हैं, अकाउंटेंट एंट्री करता है मान लीजिए, तो एंट्री ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो तो हम ही देखेंगे। टैली के अंदर सब्सिडी जनरल लेजर अपने आप बनता है। मान लीजिए मैंने 4 सप्लायर से सामान खरीदा, तो टैली में चारों का नाम भी है और टैली में टोटल में क्रेडिटर्स भी है। तो क्रेडिटर को देखना ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट से कितना है और किस सप्लायर को कितना पैसा देना है कितना है, वो दोनों काम हम ही करते हैं, कोई 2 आदमी नहीं। लेकिन वो दोनों अलग अलग आदमी करने चाहिए। बिकॉज अगर एक आदमी जो सप्लायर को देख रहा है उसका काम को अगर दूसरा आदमी चेक करेगा तो कंट्रोल इंप्लीमेंट होएगा, अगर चेक नहीं करेगा तो कंट्रोल में गड़बड़ी होएगी। सप्लायर कोई भी जन हो जाएगा, सामान ले लेंगे, खराब ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, जो कि बहुत सारी कंपनी में होता है। लेकिन अगर आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रखेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कम आएगी, कम चांसेस है। तो ए बी और डी सब जगह सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, सी नंबर में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है नहीं। which is a violation of internal control, which is a internal control is not implemented properly. For that reason आंसर यहां पर 100% सी होना चाहिए, ए बी डी आंसर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रॉपरली, अब किसी को लगेगा सर ये छोटा सा है वो बड़ा था ये ज्यादा इजी है, यही एक गलत बात। अगर क्वेश्चन छोटा है ज्यादा और गड़बड़ है। जितना ज्यादा डिटेल में अगर न्यूमेरिकल्स भी है, जितना ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन है उतना आपको करने में इजी होएगा। पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्वेश्चन को, लेकिन करने में इजी होता है। और जितना छोटा क्वेश्चन होता है वो करने में उतना डिफिकल्ट होता है। इन ऑर्डर टू प्रॉपरली सेग्रीगेट ड्यूटीज, which function within the computer department should be responsible for reprocessing the errors detected during the processing of data? In order to properly segregate duties, which function within the computer department should be responsible for reprocessing the errors detected during the processing of data? बोलता है कि रीप्रोसेसिंग के टाइम पे कुछ एरर पता चला, वो एरर को रेक्टिफाई करने का काम किसका होएगा? अंडर इंटरनल कंट्रोल के अंदर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में वो काम किसका होएगा? Which function within the computer department would be responsible for reprocessing the errors detected during the processing of data?
डिपार्टमेंट मैनेजर का काम होगा, सिस्टम एनालिस्ट का काम होगा, कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम होगा, और डेटा कंट्रोल ग्रुप का काम होगा। अगर चारों के बारे में अलग अलग समझे, मान लीजिए आप एक कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैनेजर है, मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, यानी कि जो लोग भी आपके अंडर काम करते हैं, आप लोग को उनको सुपरवाइज करना है, आप लोग को उनका काम को चेक करना है, बिकॉज आप डिपार्टमेंट मैनेजर है। आपके डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको पकड़ा जाएगा। तो कौन आदमी कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक से कर रहा है कि नहीं, एडवाइस करना, सपोर्ट करना, ये डिपार्टमेंट मैनेजर का काम है। आपको दिखा, मान लीजिए हम लोग का कोई जगह कोई परचेज में या सेल में कहीं पर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ को रेक्टिफाई करने का राइट आपको जनरली नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज अगर आपको मिल गया एज अ डिपार्टमेंट मैनेजर, तब तो आप गड़बड़ को रेक्टिफाई नहीं, सही को भी गड़बड़ करके आप करेंगे, बिकॉज आपका काम है वो काम को चेक करना, दूसरे को कंट्रोल करना, देखना। तो अगर कोई गड़बड़ी है, आप ही को ठीक करने का राइट दे दिया जाए, तो फिर से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज फिर फ्यूचर में ऐसा होगा जब गड़बड़ी नहीं भी है तो भी आप गड़बड़ी को ठीक करके और बेवकूफ बनाएंगे। ये काम आपको नहीं दिया जाना चाहिए, बिकॉज आपका काम है ठीक है कि नहीं उसको देखना, उसको करवाना। आपका काम गलती को ठीक करने का नहीं होना चाहिए। सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट कोई डिपार्टमेंट का हो सकता है, नहीं हो, सिस्टम ठीक है कि नहीं इसको चेक करना, सिस्टम को एनालाइज करना कि उसमें ऑपरेशनल इफिशियंसी है, उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, उसमें सही है, सॉफ्टवेयर सही है, हार्डवेयर सही है। सिस्टम एनालिस्ट का काम ये। वापिस से अगर कोई गलती पता चलेगी, सिस्टम एनालिस्ट को ठीक करने का राइट नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर वो घपला करेगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम है प्रोग्राम बनाना, सिस्टम बनाना। जो सिस्टम बनाएगा वही सिस्टम के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत है, कुछ ठीक है, उसको ठीक करेगा। फिर तो प्रोग्रामर पूरा कंपनी को कंट्रोल कर लेगा। मेरे को तो लगता है डेटा कंट्रोल ग्रुप, डेटा कंट्रोल ग्रुप का काम क्या है? डेटा को कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब अगर डेटा में कुछ गलती है उसको ठीक करना। डेटा कंट्रोल कभी भी डिपार्टमेंट मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट और कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं बनेगा। डेटा कंट्रोल ग्रुप प्रोग्राम नहीं बनाएगा। डेटा कंट्रोल का कोई भी आदमी डिपार्टमेंट मैनेजर नहीं बनेगा। डेटा कंट्रोल का कोई भी आदमी सिस्टम एनालिस्ट नहीं होएगा। उसका काम केवल होगा गलती को ठीक करना। तो सिंस उसके पास प्रोग्राम, सिस्टम ये सब नहीं होएगा, तो वो केवल कंट्रोल, केवल गलती को ठीक कर सकता है, लेकिन प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि कोई चीज पता ही नहीं चले, कोई गड़बड़ को हम छुपा दें, ऐसा उसके हाथ में नहीं होएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं फिर से अप्लाई करने के लिए इसको। मान लीजिए आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपने कोर्स ज्वाइन किया CMA US पार्ट 1, तो आपको केवल पार्ट 1 की क्लास मिलनी चाहिए। तो हमारे यहां पर पर्सन है जिसको क्लास असाइन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उसको बहुत ज्यादा कंप्यूटर आता नहीं, उसको खाली बोला गया यहां जाना, यहां पर स्टूडेंट का नाम डालना सॉफ्टवेयर में, उसका डिटेल डालना, उसका पेमेंट रिसीट डालना, वो सब डाल दिया। वो डालने के बाद वहां से एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आएगा। वो पासवर्ड और ये जो सॉफ्टवेयर का फाइल है ये स्टूडेंट को मेल कर देना। उसने मेल कर दिया। मेल करने के बाद स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम होगा सॉफ्टवेयर को रन करने में, इंस्टॉल करने में, स्टूडेंट को हेल्प कर देना। कर दिया। वो आपका वीडियो चालू हो गया, उसका काम खत्म, उसका काम खत्म। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है ये कौन बनाया? ये दूसरा आदमी है। वो कलकत्ता माने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का है, कैलकाटा से ही। सॉफ्टवेयर बनाने का काम 15-20 साल से दूसरा आदमी कर रहा है। अगर मान लीजिए जो पर्सन आपको क्लास दे रहा है उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं दे पा रहा है, साइन नहीं कर पा रहा है, तो उसको उससे ज्यादा कुछ आता नहीं। जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो आदमी अलग है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला आदमी को हमने ये राइट नहीं दिया है कि तुम स्टूडेंट को क्लास भी दे देना। फिर तो वो क्या करेगा? कहीं से भी स्टूडेंट पकड़ के ले आएगा, पैसा पॉकेट में ले लेगा।
और क्लास उसको असाइन कर देगा, बिकॉज उसी को सॉफ्टवेयर बनाने का राइट हो। बोलेगा सर वही तो सॉफ्टवेयर बनाया है, तो पासवर्ड आईडी थोड़ी ना उसके पास है, सॉफ्टवेयर उसका है, लेकिन उसके अंदर पासवर्ड आईडी मेरा डाला हुआ है जो उसको भी नहीं दिखता है। इवन दो सॉफ्टवेयर बनाया वो भी नहीं देख सकता, हो सकता है वो ज्यादा बुद्धिमान है, ब्रेक कर सकते हैं, दुनिया में ताला कोई चीज के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि उससे हमें वही हेल्प लेना जो उसके डोमेन में है, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाला है। उसको गलतियों को ठीक करना, उसको डेटा प्रोसेसिंग करने का काम हम नहीं दे रहे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन है। बोलने का मतलब ये हुआ, जिस आदमी का जो एबिलिटी है, जो नॉलेज है, जो वो कर सकता है, जिस आदमी से जो कराना है, वो दूसरे आदमी से अलग काम करवाना है, ये आपका इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। अगर आपके इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम है, आप यही चीज ठीक से नहीं करते, तो आपका इंटरनल कंट्रोल खराब है, इनहेरेंट प्रॉब्लम्स, इनहेरेंट कंट्रोल की गड़बड़ी है, इनहेरेंट रिस्क है। लेकिन अगर आप ये काम ठीक से करें, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ठीक से निर्वाह करें हैं, तो आपका इंटरनल कंट्रोल ठीक है। लेकिन अगर जिसको जो काम बोले वो काम करेगा नहीं करेगा, वैसे ही करेगा, ये कौन बोल दिया? तो अगर आपका इनहेरेंट रिस्क नहीं है, तो कंट्रोल रिस्क पे ध्यान दीजिए कि जिसको जो बोले, जिसको जब करना है, जिसको जैसे करना हो वैसे कर रहा है कि नहीं। और अगर आपका कंट्रोल भी अच्छा है, तब इन दैट केस ऑडिटर जो ऑडिट करने आएगा, वो डिटेक्शन के टाइम पे कि भाई गड़बड़ी है कि नहीं, बहुत ज्यादा चेकिंग छानबीन करेगा नहीं, बिकॉज उसको आपका इनहेरेंट और कंट्रोल, इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क लो लग रहा है। लो है मतलब वो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा ले सकता है, कमती चेकिंग करेगा, कमती वेरिफिकेशन करेगा, जिससे कि ऑडिट को कंप्लीट फटाफट कर पाए। लेकिन अगर उसको लगता है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क हाई है, तो ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस करेगा। ऑडिटर ज्यादा छानबीन करेगा, ज्यादा सैंपल लेगा, ज्यादा वेरिफिकेशन करेगा, सो दैट कोई एरर है वो नहीं पता चले, कुछ हो ऐसा नहीं, वैसा नहीं हो, डिटेक्शन रिस्क को कम करेगा। एंड तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेबल ऑडिट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, तीनों को मिलाकर बनता है एक्सेप्टेबल ऑडिट रिस्क। यहां पर उसका काम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आपका इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क ठीक है, तो आपके यहां वन ऑफ द बेस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। बेस्ट है मतलब इसका नहीं कोई घपला नहीं होएगा, चांसेस बहुत कम है, बिकॉज एवरी इंटरनल कंट्रोल हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। तो यहां पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर होना नहीं चाहिए। डेटा कंट्रोल ग्रुप का काम होगा रीप्रोसेसिंग ऑफ डेटा करना, ठीक करना, बट फिर भी मैं श्योर नहीं हूं, आई एम नॉट 100% श्योर, पीछे आंसर देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तनीषा, वैदेही, यस यस सर। क्लास में बैठ के, क्लास के बाद कैसे समझ में आएगी, ये वापस करना है रिकॉर्डिंग। हम लोग जब पिछले दिन थ्योरी किए, क्या फायदा हुआ पढ़ के? ऋतुराज जी, अमित जी, जो कोर एरिया ई हम लोग पढ़े, ये सब क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड नहीं है थ्योरी, वैसे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए था, क्या था? सर पढ़ना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। नहीं, बात ये है कि पढ़ना, जैसे मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मान लीजिए मेरा जरूरत क्या है, जरूरत यही है कि आप ये आंसर याद नहीं करें कि डेटा कंट्रोल ग्रुप इसका आंसर होएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में। तो जब आप थ्योरी पढ़ते भी हैं, उसके बावजूद आपको एक सपोर्ट चाहिए कि कोई आपको लॉजिक दे कि भैया ये आंसर क्यों होएगा, और या आप खुद से रिसर्च करें, सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो सकता है। मान लीजिए इसके पीछे आंसर यही है, पीछे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अब आप रिसर्च करिए, उसके ऊपर आपको रिसर्च 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना करना होएगा। रिसर्च करने से जो जो चीजें आपको पता चलेंगी, कहाँ रिसर्च करेंगे? आपको स्टडी मटेरियल खरीदे होंगे, उसमें जाकर पढ़िए, नहीं तो गूगल सर्च करिए, चैट जीपीटी सर्च करिए। आप रिसर्च करके अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, और जो रिसर्च का आउटकम है, जो आपने समझा नहीं समझा, उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए कि बाद में मेरे को इसको रेफर करना है। वैसे ही क्लास में भी जब आप कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, तो आपको उसको समझना है, उसको इंप्लीमेंट करना है।
अब आपको उसमें से जो भी बोला जा रहा है, क्या बात लिखनी है नहीं लिखनी है, तो बोलना मुश्किल है यार, ये तो आपके ऊपर है। यस ऋतुराज जी। हाँ सर। हाँ सर, इस वाले क्वेश्चन में मुझे ये कंफ्यूजन था, तो चूंकि मुझे लग रहा था कि डिपार्टमेंट मैनेजर को क्यों नहीं होना चाहिए, तो फिर हाँ, जो ये जो आपने जो वो एक वर्ड बोला कि हाँ। अ, ठीक है वो गलत को तो सही करेगा, बट वो सही को भी तो गलत कर सकता है। अरे उसके तो कंट्रोल दे दिए ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेट नहीं की। वो डिपार्टमेंट मैनेजर है, लोगों को देख रहा है, काम करवा रहा है, उनको गाइडेंस दे रहा है। अगर कुछ रीप्रोसेसिंग गड़बड़ी है पता चल गया, वो ठीक भी कर देगा, फिर तो वो चोर बन जाएगा यार। बोलेगा हर आदमी चोर थोड़ी ना होता है, दुनिया ऐसे थोड़ी ना चल रही है। लेकिन कभी भी आदमी का मन डगमगा सकता है, प्रॉब्लम ये है यार। हर आदमी चोर जानबूझ के नहीं करता, वो खराब है ऐसा नहीं है, परिस्थितियां उसको वैसा करवा देती हैं। लेकिन आप परिस्थितियां ऑप्शन देंगे ही नहीं ना करवाने का, तो करेगा कैसे? इसीलिए उसको रीप्रोसेसिंग रेक्टिफाई करने का काम नहीं देंगे, वो दूसरा जन करेगा। रेक्टिफाई करना है ये बताने का काम उसका है, गलती है ये बता देगा वो, लेकिन उसको ठीक करने का काम उसके हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो डिपार्टमेंट मैनेजर तो आंसर नहीं होगा, ये मेरे को पता है, इतना मेरे को मालूम है। बिकॉज नहीं तो आप एक्स्ट्रा राइट एक आदमी को दे रहे हैं। अब जब आप मान लीजिए वैदेही पढ़ रही है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप में ये सब क्वेश्चंस है, खाली एक ही बात पे फोकस है ऐसे टाइप में, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। लो, यहां आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको साइंस देखना है किसको क्या काम करवाएंगे, वो सही है कि नहीं। वहां पर इसी चीज को अपने शब्द में लिखना है। शब्द में तो 1000 स्टूडेंट का 1000 राइटअप है, नहीं लिख पा रहे इसका मतलब ये आता ही नहीं है, तो वो कहां से करेंगे? ऐसे टाइप पढ़ने के लिए 3 घंटा चाहिए कोई भी स्टूडेंट को, सारा ऐसे टाइप पढ़ लेगा वो, अगर उसका पूरा सिलेबस ठीक से कंप्लीट है, चीजें ठीक से आती। बिकॉज ऐसे टाइप इज सिंपलर। बड़बड़ी तो मल्टी, मान लीजिए आपका एग्जाम सारा ऐसे टाइप होता, पास परसेंटेज इंस्टीट्यूट का और बेटर होता, बिकॉज पार्ट मार्किंग होता ना। मल्टीपल चॉइस में तो रॉन्ग लड्डू। अब मैं आंसर मान लीजिए बी लगा दिया, मेरे को आता है, अच्छा नॉलेज है, फिर भी बी लगा दिया, लड्डू तो लड्डू ही है ना। ऐसे टाइप में तो हमको आता है, समझा दिए हम, तो कुछ तो नंबर मिल जाएगा। ऐसे टाइप पार्ट मार्किंग होने से पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन मल्टीपल चॉइस होने से एग्जाम्स डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट उल्टा सोचता है, उसको लगता है, मेरे को फोन भी करता है हजारों स्टूडेंट, सर मल्टीपल चॉइस है ना, उसको लगता है कितना इजी है। हाँ मुन्ना, हाँ मेरे भाई, मल्टीपल चॉइस मींस मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। ऐसे टाइप मींस वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। पूरा उल्टा है, लेकिन दुनिया सोचती है सुल्टा। ठीक है। देखेंगे आंसर बाद में। द यूएस पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड सीक्स टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स बाय रिक्वायरिंग पब्लिक कंपनीज। जैसे इंडिया में सेबी है ना, वैसे यूएस में पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड बोलकर है, जो लिस्टेड कंपनी के बारे में, कंपनी लोगों को क्या क्या करना चाहिए बोलता है, गाइडलाइंस दिया है, जिसको मानना पड़ता है लिस्टेड कंपनी को। द यूएस पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड सीक्स टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स बाय रिक्वायरिंग पब्लिक कंपनीज टू, पब्लिक मतलब जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, रिलायंस आईटीसी इंडिया में जैसे, seeks to protect investors by requiring public companies to integrate an internal control audit with the financial statement audit, disclose the identity of owners with more than 5% ownership interest, integrate an internal control audit with the financial statement audit, disclose the identity of owners with more than 5% ownership interest, disclose executive compensation and bonus, have an independent audit committee within the board of directors। देखिए मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर ए है। रीजन क्यों है, ज्यादा बढ़िया से मैं नहीं जानता, बिकॉज आपके केस में एग्जाम में कोई लीगल लॉ सेक्शन ये सब आपको याद नहीं करना है, वो लोग बोलते हैं, बिकॉज वो लोग रेगुलेटरी कोर्स नहीं बनाए। सीपीए होता तो आरईजी सब्जेक्ट होता है, रेगुलेशन। वहां पर पीसीएओबी सारा सारा क्या गाइडलाइंस दिया है, वो सब का सब सीपीए स्टूडेंट को याद करना पड़ता है। उनका अलग से आरईजी सब्जेक्ट होता है, रेगुलेशन, जो आपके है ही नहीं, ना इनकम टैक्स है ना रेगुलेशन है। आपको तो ऐसे ही इंटरनल कंट्रोल पर्पस के लिए इन पब्लिक लिस्टेड कंपनीज
पीसीएओबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है थोड़ा सा समझाया गया, लेकिन आप हॉक फॉक कोई मटेरियल खोलेंगे भर के लिख दिया है सब, जैसे कि सारा सिलेबस में है ना, नहीं याद आ जाएगा सर। फिर आप इन दैट केस वो अलग से सब्जेक्ट को पढ़ने जाएंगे तब होएगा। तो यहां पर ये जो बीसीडी है ये सब वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि 5% ओनरशिप होगा तो डिस्क्लोज करेंगे, कौन सा डायरेक्टर के बारे में डिस्क्लोजर करेंगे जिसका बोनस कमीशन इतना है, इंडिपेंडेंट कमेटी होना चाहिए कि नहीं, ऐसा चीज एग्जैक्ट लॉ के अंदर लिखा हुआ है और हमारा रेगुलेशन का कोर्स नहीं। नॉर्मली पीसीएओबी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगा, बोलेगा भैया इंटरनल ऑडिट को फाइनेंशियल ऑडिट के साथ मिला दीजिए। फाइनेंशियल ऑडिट मतलब पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब का ऑडिट। और इंटरनल ऑडिट मतलब सिस्टम का ऑडिट, कौन काम करेगा, कौन क्या करेगा, नहीं करे। तो बोल रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल सही होगा तभी होगा जब इंटरनल कंट्रोल सही होगा। तो पीसीएओ भी ऐसा डायरेक्शन देता होगा पब्लिक कंपनी में कि इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल ऑडिट दोनों को मिक्स कर देना चाहिए, विच इज ए जनरल रिक्वायरमेंट, विच इज नॉट दैट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट 5% ओनरशिप होना चाहिए, कॉम्पेंसेशन कितना होगा जिसको डिस्क्लोज करेंगे, वो स्पेसिफिक हो गया। उस टाइप का क्वेश्चन सीपीए में आता है, आपके नहीं आता। आपकी जनरली पीसीएओबी का काम क्या है, तो मेरे को लग रहा है पॉइंट नंबर है वो जनरल राइटअप है कि इंटीग्रेट इंटरनल एंड फाइनेंशियल ऑडिट, बट बी सी डी आर स्पेसिफिक विच इज आउटसाइड द सिलेबस ऑफ सीएमए एग्जाम्स। दे दिया ऐसे करके, बट वो आपकी एग्जाम में है ही नहीं कि किसको डिस्क्लोज करना है किसको नहीं करना है, ऐसे आपके केस में है। सर हाँ ये तो सर ठीक है। मैं ये बस ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे डी में जो है हैव एन इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी विद इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या ये पॉसिबल है सर? ये रॉन्ग नहीं है? क्या बोले, हैव एन इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी विद इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये राइट है, लेकिन ये पीसीएओ भी बोलता नहीं होएगा। सर थोड़ा सा मेरे को इंडिपेंडेंट ध्यान ऑडिट ज्यादा कमिटी इसलिए, बनाया जा सकता है सर बोर्ड ऑफ नहीं डायरेक्टर्स थोड़ा के सा अंडर मेरे को में? ज्यादा इसलिए क्योंकि इंडिया में जैसे एक कंपनी लॉ है और एक सेबी है, तो कंपनी लॉ ने खुद ही बोल दिया है कि पब्लिक कंपनी के अंदर नॉमिनेशन कमेटी, रेमुनरेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी अलग से होना चाहिए। वो पीसीएओ भी सेबी को बोलने का जरूरत नहीं, बिकॉज वो तो ऑलरेडी लॉ के अंदर आता है। तो ये जो है ना कि 5% ओनरशिप वाला, या जो इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होना चाहिए, या एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन, जैसे इंडिया में भी रूल है कि अगर आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनमें किसी का भी सैलरी 25 लाख से ऊपर है तो लिस्टेड कंपनी को वो सारा इंप्लॉय का रिपोर्ट देना पड़ता है। अब वो 25 का 50 कर दिया होगा, मेरे को नहीं याद है, बिकॉज मेरा पड़ा हुआ है 25 लाख के ऊपर जिनका भी सैलरी है। तो कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को पूरा का पूरा डिटेल, उस एम्प्लॉय का नाम, उस एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका टोटल सैलरी क्या है, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये सब तो लॉ ने नियम कानून बना दिया, इसमें पीसीएओबी को अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं। ये मैं एक्स्ट्रा ज्ञान के बेसिस पे बोल रहा हूँ सर। अब आपको मैं लॉ पढ़ने नहीं बोलूंगा कि आप पढ़िए, लेकिन इतना मेरे को पता है। तो उसको सेबी लॉज में डालने का क्या जरूरत है जब ऑलरेडी कंपनी लॉ ये बात कर रहा है, सेक्शन 1 से सेक्शन 636। बात समझ रहे हैं? तो सेंटेंस सब हो सकता है सही, हो सकता है 5% से ज्यादा को डिस्क्लोज करना है, एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन डिस्क्लोज करना है, सब सही है। लेकिन पीसीएओ भी लॉ का बात क्यों करने जाएगा जो ऑलरेडी लॉ के बेसिस पे अप्लाई करना ही है? फिर पीसीएओ भी को बनाने का फायदा क्या होगा? क्या लगता है? तो आप सोच रहे हैं कि ये सेंटेंस डी सही है कि नहीं? मेरे ख्याल से बीसीडी सभी सही है, लेकिन पीसीएओबी का लॉ बनाने का काम नहीं है। पीसीएओबी का काम जो लॉ में नहीं है उसके बारे में ध्यान देना। तो हो सकता है लॉ में नहीं है कि इंटरनल ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट को इंटीग्रेट होना चाहिए, लेकिन पीसीएओबी ने सजेस्ट किया है भैया इंटीग्रेट होए। ये जनरल बात हो गया, इसका लॉ रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन है। पीसीएओबी एक लॉ ही है, उसमें भी क्या क्या पब्लिक कंपनी को करना है। इंडिया में भी सेबी लॉज है, मैंने बोला भी था, आप लोग को बोला कि नहीं याद नहीं। सीए फाइनल जब मैंने एग्जाम दिया, सेबी का पूरा मटेरियल होता था कोई 200-250 पेज का। उसमें क्या होता था एग्जाम में, अगर आप सेबी छोड़ के भी जा रहे हैं आप एग्जाम मैनेज कर लेंगे। हम तो उसको छोड़ के गए थे, पढ़े ही नहीं। सेबी का 200-250 पेज का सीए फाइनल में पढ़े ही नहीं। बट
इस तरह से पॉइंट लिखा है कि दुनिया में कोई याद नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत मान लीजिए पास्ट टर्म में क्वेश्चन आया, देख लिए, लेकिन सेबी का मटेरियल खुलकर नहीं पढ़े, आज तक वो बना पढ़ा ही रह गया। आज तक सेबी लॉ किसी को पढ़ाया भी नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ लॉ टीचर, तो मैं कहां से पढ़ाऊंगा। ऋतुराज जी बात समझ में आ रही है? मैं श्योर नहीं हूं, मेरे को लगता है ए आंसर होना चाहिए, क्योंकि बीसीडी इज गोइंग इनटू लॉ एंड ए इज ए जनरल गाइडलाइंस। आगे बढ़ते, चेक तो बहुत सारा करना है भाई। द रिस्क एसोसिएटेड विथ ऑडिटर्स फेलिंग टू आइडेंटिफाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू एज डिटेक्शन रिस्क। ये सिंपल हो गया, ऑडिटर ने गलती को आइडेंटिफाई नहीं किया, दैट इज कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। कंट्रोल रिस्क मतलब आपने जो कंट्रोल सिस्टम लगाया उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा है। इनहेरेंट रिस्क मतलब आपका सिस्टम ही फालतू है। अनसिस्टमेटिक रिस्क इस एरिया से है ही नहीं। अनसिस्टमेटिक मतलब मान लीजिए मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखा है, एक जगह नहीं, 12-13 कंपनी का शेयर में पैसा लगाया है, एक साथ 12-13 कंपनी में गड़बड़ी नहीं हो रहा है, तो मेरा केस में अनसिस्टमेटिक रिस्क है ही नहीं। अगर मैं सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाऊंगा, एक ही जगह लगाऊंगा, तो अनसिस्टमेटिक रिस्क विल बी वेरी हाई। अनसिस्टमेटिक रिस्क मतलब जोर का फायदा जोर का नुकसान। तो सिंस मैंने 12-13 जगह पैसा लगाया, ना तो जोर का फायदा होगा ना जोर का नुकसान होगा। बोलेगा फायदा नहीं भैया, नुकसान भी नहीं चाहिए यार, उतना रिस्क नहीं लेना है। सिस्टमेटिक रिस्क लेना है, अनसिस्टमेटिक नहीं लेना है। अगर मैं 50 शेयर में भी पैसे लगाऊंगा, तो अगर मान लीजिए 4 तारीख को बीजेपी नहीं जीतता इलेक्शन, 50 का दाम गिरे, कुछ नहीं कर सकते। बोलेगा बीजेपी जीतने से शेयर मार्केट का क्या मतलब है? बात इतना ही है भाई, कंट्रोल। अगर मिली जुली सरकार इंडिया में होगी, इंडिया जो 10 साल में हुआ है बर्बाद हो जाएगा। मे बी मान लीजिए, आई विल से दैट अदर देन बीजेपी देयर इज ए सेपरेट पार्टी विन द इलेक्शन फुल्ली, वो भी चलेगा मेरे को। बट ये जो मिली जुली सरकार है ना, जिसमें कांग्रेस आप ये सब मिला के, ये तो यार जीतते ही क्या करेंगे, हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए, लोग देश के बारे में थोड़ी ना सोचेंगे, वो तो अपने बारे में सोचेंगे। तो कोई विजन तो साथ, उनका सरकार 1-1.5 साल में ही कहानी खत्म हो जाएगा, जो इंडिया में पास्ट में भी हुआ है। सो देयर इज नथिंग दैट आई सपोर्ट बीजेपी, आई वॉन्ट वन सिंगल कंट्रोल। तो मार्केट उसलिए गिरेगा भाई, और ऐसा गिरेगा कि इसको सोचा नहीं जा सकता यार। जो लगा के रखा है बस हो गया। और अगर बीजेपी फिर से कंट्रोल पावर में आ जाता है, मे बी कमती मेजोरिटी यार, 270-72 चाहिए, 280 आ गया, 300 आ गया, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा गिरेगा, लेकिन फिर संभल जाएगा। और अगर 300 के ऊपर गई बम बम, तो आप कोई बोलेगा रिस्क, भैया 15-20 स्टॉक में पैसा लगाए हैं, तो बहुत सारा स्टॉक में अगर गिरेगा भी बहुत कम गिरेगा, अगर बीजेपी नहीं आए तो भी, बिकॉज वो सब स्टॉक उस तरह से डिपेंड नहीं करता, सारा का दाम जरूर गिरेगा। लेकिन अगर सब सारा का सारा पैसा रिलायंस और अंबानी में लगा देंगे, अदानी में, तो हो गया, तब एकदम जोर का मजा आएगा, अगर बीजेपी नहीं आया तो। सो यू अंडरस्टैंड, आई हैव टेकन सिस्टमेटिक रिस्क, but I'm not ready to take unsystematic risk so much high. Systematic is related with investments, not related with this story. आपका अनसिस्टमेटिक से सिलेबस में है, पार्ट 2 में, पार्ट 2 पार्ट बी, पार्ट 2 पार्ट बी में शेयर मार्केट अनसिस्टमेटिक रिस्क वगैरह आप पढ़ेंगे। यहां घुसा दिया ऐसे ही, लेकिन यहां ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट किया है, तो ऑडिटर का डिटेक्शन रिस्क है 100%, पीछे आंसर देखने का जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 3 और कर रहा हूं मैं। A company is headquartered in US and has international subsidiaries in several countries. मान लीजिए कंपनी है गूगल, गूगल का हेडक्वार्टर यूएस में है और गूगल का सब्सिडियरी इंडिया में है। One of the company's internal subsidiary created several off-the-book accounts to pay bribes to foreign officials, and these payments were not properly reflected in the subsidiary books and records. ऐसा कर तो नहीं सकता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फॉरेन करप्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, यूएस का कोई भी कंपनी दूसरा जगह जाके ब्राइबरी ये सब को प्रमोट नहीं कर सकता। लेकिन सब्सिडी ऑफ द बुक अकाउंट्स वगैरह बना के रखा है ब्राइबरी वगैरह देने के लिए वगैरह। इंडिया में मान लीजिए करप्शन है, करप्शन के थ्रू काम करने के लिए।
द सब्सिडी हैज सर्टेन इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस। ऐसा नहीं है कि यूएस में करप्शन नहीं है, सब जगह, कहीं ज्यादा कहीं कम, दूध का धोया हुआ कोई भी नहीं है सर, ठीक है। द सब्सिडी हैज सर्टेन इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस but does not utilize the COSO internal control framework and does not have a compliance program in place। बोलता है सब्सिडी में इंटरनल कंट्रोल है लेकिन कोसो का जो क्यूब था ना, उसका जो गाइडलाइंस है उसको कंपनी फॉलो नहीं कर रहा सब्सिडी। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायोलेशंस बाय द सब्सिडरी अंडर द इंटरनल कंट्रोल प्रोविजंस ऑफ यूएस फॉरेन करप्ट। क्या बोला? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायोलेशंस बाय द सब्सिडियरी under the internal control provisions of US Foreign Corrupt Practices Act except, based on the information presented, all of the following are violations by the subsidiary under the internal control provisions of US Foreign Corrupt Trade Practice except। मतलब ये सब्सिडी जो भी कर रहे हैं ये सब वायोलेशन है। कौन सा वायोलेशन नहीं है? वायोलेशन तो बहुत कर रही है, ब्रेवरी दे रही है, देना नहीं चाहिए, ऑफ द सेल्फ दे रहे हैं, अलग से बना कर रखे हैं। कोसो कंट्रोल, कोसो को फॉलो करना एग्जैक्टली जरूरी नहीं है, वो वायोलेशन नहीं है। कोसो को मानिए, वो सजेस्ट करता है, लेकिन कोसो को फॉलो करना जरूरी नहीं है। यूज ऑफ ब्राइबरी पेमेंट्स, दैट इज वायोलेशन। फेलियर टू यूज द कोसो फ्रेमवर्क फॉर इंटरनल कंट्रोल, नॉट अ वायोलेशन। फेलियर टू हैव इंटरनल कंट्रोल टू इंश्योर दैट ट्रांजैक्शंस वर एप्रोप्रिएट रिकॉर्डेड, दैट इज अ वायोलेशन। लैक ऑफ कंप्लायंस प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वायोलेशन। मेरे को तो बी नंबर ही आंसर लग रहे हैं। कोसो का गाइडलाइंस को फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है, आप अपना बनाइए, आप अपना इंटरनल कंट्रोल लगाइए, क्या जरूरत है? कोसो तो एक रिकमेंडेशन है, आप कोसो को फॉलो करेंगे तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा से लग पाएगा। आपको अपना बनाना है, करना है यार, कौन मना किया है? फेलियर टू यूज द कोसो फ्रेमवर्क फॉर इंटरनल कंट्रोल इज द आंसर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ब्राइबरी देना पाप है। फेलियर टू इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल गलत है, और लैक ऑफ कंप्लायंस प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ सिस्टम, कि भाई इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे जो भी रूल्स लॉज हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो भी तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कोसो एग्जैक्टली फ्रेमवर्क फॉलो करना आपका रूल नहीं है, आप अपना बनाइए ना, कोसो से बढ़िया बनाइए, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को ऐसा लगता है। बिलीव मी, जब हम लोग सॉरी जब ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो 5 नंबर 7 नंबर, ये ज्यादा डिफिकल्ट है। ज्यादा बकबक नहीं किया, आपको खुद सोचना पड़ेगा। यहां पर तो इतना सारा बार बोल दिया, तो ए नंबर सी नंबर तो कुछ डिक्शनरी में ही नहीं आ रहा है कि ये वायोलेशन है, ये तो गड़बड़ी है ही है। एक्सेप्ट क्या है? या तो बी और सी, सी डी, बी और डी, डी के अंदर कंप्लायंस, आपके ऊपर नियम कानून एप्लीकेबल, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, वो तो वायोलेशन है, सीधा सीधी वायोलेशन है। एक्सेप्ट, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप वायोलेशन नहीं कर रहे हैं, चांसेस बन सकता है, लेकिन और सब तो चांसेस के अंदर ही नहीं आता। इट्स इजी क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव रिटन इन 6-7 लाइंस, बट दोज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज वहां लाइन में कोई बहुत ज्यादा बात लिखा नहीं है। आपको फोकस करना पड़ेगा, आप क्या पढ़े थे। यहां पर आपको क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करना है। ये वाला के लिए कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन ऊपर वाला 7 नंबर 5 नंबर के लिए पढ़ाई है, उसके लिए पढ़ाई रेलेवेंट है, लेकिन ये वाला के लिए कोई पढ़ाई रेलेवेंट नहीं है। बात ये सर इसमें लैक ऑफ कंप्लायंस नहीं होना चाहिए? नहीं तो अगर आप कंप्लायंस फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हाँ, आप नियम कानून ठीक फॉलो कर रहे हैं ये माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। तो ये तो लोग तो वही क्वेश्चन बोल रहे हैं कि करप्ट जो चीज करप्ट को नहीं प्रैक्टिस, करने से माना जाएगा कि आप ठीक कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? जो फॉरेन चीज आप करप्ट फॉलो नहीं प्रैक्टिस। कर रहे हैं उसको नहीं भी फॉलो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्ट बोला है ना। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, ये नहीं भी करे तो चलेगा, यस यस। इसलिए एक्सेप्ट वर्ड यूज किया है। क्या नहीं करने से चलेगा? With respect to the internal control provision of US Foreign Corrupt Trade Practices Act, all of the following statements are true except that.
The Foreign Corrupt Practices Act prescribes a particular set of internal control. यहाँ पे से एक्सेप्ट बोला है सर, that companies are required to develop and implement. Internal controls are used by companies to help provide reasonable assurance regarding reliability of financial reporting. Foreign corrupt trade practices का काम ये नहीं है. Access to company assets are permitted in accordance with managerial, general and specific authorization. Good internal control can help prevent not only FCPA violation but also other illegal or unethical conduct. मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया सर. Which with respect to the internal control provisions of US corrupt क्या लिखा है, एक सेकंड. All of the following statements are true except that. नहीं मालूम आंसर. मेरे को तो सभी ठीक लग रहा है एक्सेप्ट क्यों बोले. अगर बोलेंगे तो ए फिर भी थोड़ा बहुत, बिकॉज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कोई लॉ नहीं बोलता. आपकी मर्जी है जैसा इंटरनल कंट्रोल आप लगाइए, बट आई एम नॉट श्योर. क्या भाई, क्या अमित जी? मुझे भी यही लग रहा है सर, ये पर्टिकुलर सेट जो वर्ड यूज किया है, क्योंकि उसी से गड़बड़ वो लग रहा तो है. कंपनी को तो अपना देती है कि भाई ठीक है क्योंकि आप जैसे अपनी कोसो मर्जी है, से कोसो अपना. नहीं लगाने का जरूरत है. नहीं आपकी सर, मर्जी. इसमें मुझे डी लग रहा है. क्यों? सर वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट. कौन सी ट्रू है एक्सेप्ट, उसको कौन सा छोड़ ट्रू करके नहीं बता. है? क्या सर, आप अगर एक नहीं बार नहीं, हाँ एक्सेप्ट वर्ड कौन को सा हटा ट्रू दिए. नहीं है. हाँ, सर हाँ वही है ना, कौन सा ट्रू नहीं है. तो वो तो कंट्रोल की बात कर रहा है ना सर, ऊपर एफसीपीए के कंट्रोल की बात कर रहा है. अगर नीचे का लाइन हम पढ़ते हैं, गुड कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल्स कैन हेल्प प्रिवेंट नॉट ओनली एफसीपीए वायलेशन, जहां पे एफसीपीए का वायलेशन नहीं, बट ऑल्सो अदर इलीगल एंड एथिकल कंडक्ट, अनएथिकल कंडक्ट. तो ये तो सर ट्रू नहीं है ना. वो बोल रहे हैं कि अगर आप सही नहीं, इंटरनल ये तो कंट्रोल. अमित जी इसमें ऐसा है कि जैसे अगर इंटरनल कंट्रोल से जो है वो वायलेशन को रोका जा सकता है ना, also illegal और अनएथिकल और दूसरा कंडक्ट, चीज भी मतलब बच पैसे सकता का है. लेन देन, ये सब भी रोका जा सकता है अगर चीजें सही हाँ, हो इंटरनल कंट्रोल से. तो क्यों ये तो रॉन्ग है फिर. डी नंबर? और इलीगल है. सी भी सही दिख रहा है क्योंकि कंपनी एसेट जो है परमिटेड टू अकॉर्डिंग्स विद द मैनेजमेंट जनरल स्पेसिफिक ऑथराइजेशन. अगर ये नहीं होता सर ऑथराइजेशन वर्ड, हाँ. तो फिर इसको हम लोग रॉन्ग मान सकते थे. हाँ, मेरे को लग रहा है खाली ए नंबर भी राइट है वैसे, लेकिन इसमें गड़बड़ी पर्टिकुलर सेक्ट. बिकॉज एफसीपीए कोई भी लो एग्जैक्टली आपको इंटरनल कंट्रोल के लिए क्या करना है एग्जैक्ट ये नहीं बोलता है. आपकी मर्जी है, आपको जैसे लगाना हो यार. कोसो एक रिकमेंडेशन है. कोसो एग्जैक्टली हर कंपनी को लगाना पड़ेगा पीसीएओबी में, ऐसा जरूरी नहीं है. इसलिए थोड़ा बहुत ए, अदरवाइज तो कोई आंसर नहीं लग रहा है. देखते हैं फीलिंग आएगा. अ कंप्यूटर वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रोजन हॉर्स. इतना मेरे को मालूम है. ट्रोजन आपका एक ही चीज को गड़बड़ी करेगा, वायरस आपका सब चीज को गड़बड़ी कर देगा. A computer virus is different from a Trojan horse because the virus can corrupt data, alter programming instructions, replicate itself. ये मेरे को पता है, replicate माने itself ही आंसर होना पड़ेगा. बिकॉज अगर आपका मान लीजिए इस कंप्यूटर में वायरस है, आप इस कंप्यूटर से कोई भी और दूसरा चीज कनेक्ट करते हैं, कोई कैमरा करते हैं कुछ, तो वो वायरस उधर भी चला जाएगा अपने आप. वो अपने आप स्प्रेड होते जाएगा. जैसे कीड़ा पड़ता है कोई चीज में तो वो अपने आप स्प्रेड होते जाता है, आप कुछ करते नहीं. लेकिन ट्रोजन का मतलब होता है वो केवल वहीं रहेगा, वो दूसरा जगह रेप्लिकेट नहीं होएगा. वो प्रॉब्लम्स अपने आप एग्जैगरेट नहीं होएगी. कभी कभी ट्रोजन के लिए हम लोग खुद सिस्टम में डालते हैं अपने आप को बचाने के लिए. जैसे आप एंटीवायरस लगाते हैं कंप्यूटर में, वो एक ट्रोजन ही है. एंटीवायरस मतलब आप वायरस डाल रहे हैं अपने सिस्टम में कि भैया दूसरे से हमको बचा कर रखना. आपको हर कंप्यूटर लैपटॉप में अलग से एंटीवायरस लेना पड़ता है. एक जस्ट लाइक कंप्यूटर का. हाँ जस्ट लाइक कोविड वैक्सीन सर, हाँ, जो यू हम कैन लोगों से. ने लिए. हाँ,
और कोविड वैक्सीन, मेरे को ये जैसे ही बोलते हैं ना बहुत गड़बड़ लगता है। एक स्टूडेंट है हम लोग का यूके में, वो कोविड का वैक्सीन किया। पहला बार जब वो वैक्सीनेशन किया तभी उसको प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर ठीक ठाक हो गया। फिर दूसरा बार भी आया कि भैया दूसरा डोज भी लगाओ, नहीं लगा रहा था, लगा लिया। बेचारा दूसरा डोज लगाने के बाद 2 साल हो गया होगा करीब करीब, बोल भी नहीं पाता है, 2 बार 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। कितना अच्छा स्टूडेंट है, कितना सीरियस है। जब मेरी क्लास होती है 7 बजे, उसका 5 घंटा पहले होता है, तो वो 7 बजे मतलब 1 बजे 1:30 बजे क्लास खोल के करता है, इतना सीरियसनेस। तो क्या हुआ कि जब एग्जाम देने का टाइम आया उसी टाइम पे दूसरा डोज लगाया। दूसरा डोज लगाने के बाद एग्जाम में बैठने ही नहीं मिला उसको, बिकॉज बैठने के लिए भी उसमें शक्ति नहीं रहा। तो मैंने एक दिन बोला यार क्या हुआ तुमको, बिकॉज जैसे आप लोग चुपचाप बैठे हैं, मेरे को तो कोई फिजिकल किसी को देखा नहीं है मैंने। तो मैंने उसको बोला, तो जब वो बोलने लगा तो वो बोल नहीं पा रहा था। तो मैं बोला तुम बोल नहीं पा रहे तो मत बोलो। फिर वो बाद में मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, और मेरी वाइफ बोल रही है कि तुम अपना पहले हेल्थ पे ध्यान दो फिर पढ़ाई को देखना। बोला लेकिन मेरे को सर सीमा बनना है, आप जो बोले हैं। बेचारा को 1.5-2 साल हो गया बेड पे ही है अभी भी। तो कोरोना देखने से ही मेरे को डर लगता है यार, वैक्सीन लगाओ तो प्रॉब्लम और नहीं लगाओ तो प्रॉब्लम, सबका बॉडी अलग अलग होता है। तो वो जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो एक इनडायरेक्टली रिप्लिकेट इटसेल्फ, ये तो सब बॉडी में नहीं हो रहा, नहीं तो कौन वैक्सीन करता। ट्रोजन इज अ वायरस विच इज अफेक्टिंग वन कंप्यूटर, बट नॉर्मल वायरस, कंप्यूटर वायरस विल अफेक्ट ऑल योर कंप्यूटर्स। वो आपका सिस्टम में आ जाता है, वो अपने आपका मान लीजिए आप लॉगिन करते हैं कोई वाईफाई से, जहां भी लॉगिन करेंगे सब कुछ घुस जाएगा वो। उसको हम लोग बोलते हैं वायरस। और ट्रोजन वायरस इज रिलेटेड विथ वन पर्टिकुलर कंप्यूटर, सो इट डजंट रेप्लिकेट, बिकॉज दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। सो दोनों में डिफरेंस है, रेप्लिकेट इटसेल्फ, ट्रोजन डोंट रेप्लिकेट इटसेल्फ। ऑल्टर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दोनों करेंगे, करप्ट डेटा दोनों करेंगे, इरेज फाइल्स दोनों करेंगे, लेकिन रिप्लिकेट नॉर्मल वायरस होगा, ट्रोजन वायरस रिप्लिकेट नहीं होएगा। एक मशीन से दूसरा मशीन में वो जाएगा नहीं। एक के लिए एंटीवायरस लिया है, दूसरा के लिए आपको अलग से लेना है। आप एक का एंटीवायरस दूसरा में नहीं चला सकते, बोलेगा होता है बाई 3, उसका अलग अलग पासवर्ड होता है भाई एंटीवायरस। मेरा एक तो लैपटॉप में एंटीवायरस खत्म हो गया, उसका वैलिडिटी माथा चाट लिया है यार। इफ यू डोंट टेक योर रिस्क इज कंप्यूटर इज अंडर रिस्क एंड ऑल दैट। ये सब जो एंटीवायरस बनाने वाला लोग है, ये लोग ही वायरस बनाता है, तभी तो आदमी एंटीवायरस लेता है ना। लिया नहीं है, लेना ही पड़ेगा, बार बार खोलते हैं चालू हो जाता है, रिस्क रिस्क रिस्क। कुछ गड़बड़ हो गया तो आदमी डर क्या करे। जो भी है, replicate itself is 100% answer, there is no other answer possible because normal virus और ट्रोजन वायरस में यही अंतर है। बोलेगा मेरे को नहीं मालूम है। अब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप मान लीजिए इसको याद मत करिए, आप इसके बारे में ही थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। थोड़ा सा मतलब अब ट्रोजन के बारे में 50 पेज मत पढ़ने लग जाना। कोई हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर नहीं बन रहे हैं, वी नीड टू बी विद इन लिमिट्स। हम लोग कोई प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर वाला नहीं बनने वाले हैं सब्जेक्ट पढ़ के। ये समझिए कि जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको एक स्टूडेंट बनाते हैं कि अगर मैं भी एग्जाम दूंगा तो मेरे को ऐसा क्वेश्चन के बारे में स्टडी करके जाना है जो पढ़ाई के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर वाला कोई क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, वो कहीं पढ़ना नहीं है, वो मेरे को अपना दिमाग को रेडी करना है। एग्जाम पास करने के लिए आदमी को पढ़ना पड़ता है, मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा। इसका आपका ज्ञान से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका ज्ञान जिंदगी में काम आएगा, वो केवल एग्जाम पास किया हुआ से काम नहीं आएगा। तो जब आप कोई चीज पढ़ते हैं आप टेक्निकली परफेक्ट होते हैं। ज्ञान तो आपके पास पहले से ही है, लेकिन आप टेक्निकली भी परफेक्ट होते हैं और आप किसी को बोल सकते हैं, किसी के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं, आई एम प्रोफेशनली क्वालिफाइड। उसका भी एक अलग कीमत है। लेकिन कोई भी आदमी पास तभी होएगा जब वो पढ़ेगा। कोई उसके लिए शॉर्टकट नहीं है कि बगैर पढ़े आप पास हो जाएंगे। चाहे आपका कितना ही दिमाग कमजोर हो या वीक हो या कितना खराब हो अच्छा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फिर से खोल लिया है, इन आंसर्स को क्वेश्चन के साथ साथ को रिलेट करते हैं। कहां पर क्या पढ़े थे भूल गए होंगे, पीछे से चालू करते हैं 10 नंबर से। वायरस आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट propagate themselves from one computer to another without the user's knowledge. Trojan horses are restricted to a specific computer.
These are voluntarily installed as a regular program. जैसे आप एंटीवायरस लगाते हैं, बट बिहाइंड द सीन्स दे कंटेन कोड्स दैट अ हैकर कैन एक्टिवेट लेटर टू टेक ओवर द कंप्यूटर. कभी आपका एंटीवायरस लगा हुआ है तो भी आपका कोई ना कोई सिस्टम हैक कर लेता है. दुनिया में हैकर्स तो है ही ना. हो सकता है एंटीवायरस का कोई स्टाफ ही किया होएगा जिससे आपने एंटीवायरस लिया है, पता नहीं है यार. अब मैंने बोला कि मैं प्रोग्रामर जिससे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया हूं वो आप लोग को क्लासेस नहीं देता, लेकिन वो प्रोग्रामर को पासवर्ड नहीं मालूम है. तो इतना बुद्धि तो उसको होगा ही, हैक कर सकता है वो, इतना मेरे को लगता है. करेगा नहीं वो, बिकॉज 15-20 साल का रिलेशनशिप है. तो इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशंस तो है ही ना यार. लिमिटेशंस तो हर चीज का है दुनिया में, ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसका लिमिटेशंस नहीं. तो बोल रहे दे कंटेन कोड्स हैकर्स कैन एक्टिवेट लेटर टू टेक ओवर द कंप्यूटर. मान लीजिए आप टीम व्यूअर या होता है ना एनी डेस्क से अपना मशीन किसी के साथ शेयर करते हैं. कैसे करते हैं? बिकॉज आप अपना कंप्यूटर का सिस्टम में से जो नंबर आता है वो उसको देते हैं, यानी कि आपका सिस्टम को हैक करने का राइट आप किसी को दे रहे हैं. आपकी मर्जी के ऊपर होता है. ट्रोजन हम लोग लगाते हैं और वायरस कहीं से आता है. ट्रोजन भी कभी कभी आ सकता है, आप लगाए नहीं फिर भी आ गया, आपको उसको कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन वो स्प्रेड नहीं होएगा. नाइन नंबर, ये क्या था क्वेश्चन? हम लोग ये बोले थे, यहां भी यही आंसर है. The FCPA does not specify the particular set of controls a company must implement. It gives companies flexibility to develop and maintain its set of internal control that is appropriate to its nature, needs and circumstances. मेरे यहाँ जो इंटरनल कंट्रोल है और रिलायंस या आपकी कंपनी में जो इंटरनल कंट्रोल है दोनों अलग है. हमारे यहाँ जो जरूरत है हमने किया है, आपके यहाँ जो जरूरत है वैसा हुआ है, और रिलायंस में जो जरूरत है वैसा हुआ है. एफसीपीए ऐसा नहीं बोल रहा सबको यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है. तो हम लोग ठीक ही सोच रहे थे. 8 नंबर बी, 8 क्या था पहले क्वेश्चन ही भूल गया हूं मैं तो. ये भी हम लोग का सही है बिकॉज और सब यहां पर सही था. The FCPA had several internal control provisions but does not stipulate the use of COSO framework. Other frameworks are permissible as long as they encompass the components of a control environment. Risk assessment, information and communication, monitoring activities. बोलता है कि आपका ये सब चीज कवर हो रहा है, वो कोसो से कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता. बेसिकली 8 नंबर 9 नंबर दोनों एक ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अलग से बना के दिया. सेम कैटेगरी का क्वेश्चन था. 6 और 7 के लिए खाली आंसर दिया है ए और डी, कुछ बोला नहीं है. 7 के लिए डी चाहिए भी नहीं था और 6 के लिए ए. The US public company seeks to protect investors by requiring public companies to integrate an internal control. लेकिन कुछ बकबक नहीं किया है. क्यों नहीं किया? बिकॉज ये सब यू कैन से पीसीओ भी कोई लॉ नहीं बोल रहा है. पीसीओ भी जनरल गाइडलाइंस देता है रिलेटिंग टू पब्लिक ओवरसाइट, रिलेटिंग टू पब्लिक कंपनीज. ये सब स्पेसिफिक गाइडलाइंस है जो लॉ के अंदर कवर्ड है. ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, मैं उसी तरह से क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था. 5 नंबर डी, हम लोग क्या था? 5 नंबर डी. ये थोड़ा ट्रिकी था मेरे हिसाब से. In order to properly segregate duties within the computer department, the responsibility to reprocess the errors detected during processing of data should be given to the control group, not to the department manager, who should have access to the review transaction but the process transactions. Processing करने का काम उसका नहीं है. Not to system analyst who would have access to the view and analyze transaction but not process transaction, and not to the programmer who should have access to the program not the transactions. प्रोग्राम का एक्सेस होता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना या ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करना प्रोग्रामर के हाथ में नहीं होता है. मान लीजिए कोई स्टूडेंट को गलत क्लास चला गया तो मेरा स्टाफ ही ठीक कर सकता है, मेरा सॉफ्टवेयर बनाने वाला नहीं कर सकता, बिकॉज उसको हमने आईडी पासवर्ड दिया ही नहीं है. वो कहां से करेगा? उसको डोमेन में है ही नहीं वो. फिर तो वो क्लास भी दे देगा, सॉफ्टवेयर बनाया सब दे देगा, फिर हमारा क्या जरूरत है? यहां पर हम लोग बोले थे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी सी में नहीं है. Cashier prepare deposit slip for cash received. This action involves functions that are not segregated. Custody of assets and recording of transactions. In addition, the summary is not done in a timely manner. बोला एक और प्रॉब्लम है, एक सप्ताह के बाद हम समरी बना रहे हैं,
डेली पैसा जमा हो रहा है, डेली क्यों नहीं बना रहे? और एक ही आदमी जमा भी कर रहा है, एक ही आदमी रख रहा भी। नॉट लॉजिकल। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज नॉट देयर। The basic concept implicit in internal accounting control include, हम लोग तो reasonable assurance बोले थे भाई। The benefits of internal control must always exceed the cost of implementing them. Implementing a system of absolute assurance is overly costly. Thus, only reasonable assurance can be obtained. कहीं पर भी कोई भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे, अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि गड़बड़ नहीं हो, वैसे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका पैसा ऑलवेज ज्यादा होगा जितना बेनिफिट मिलेगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता। इसीलिए हर तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज ऑलवेज गिविंग रीजनेबल एश्योरेंस। 100% एश्योरेंस कोई चीज का नहीं है दुनिया में, इंटरनल कंट्रोल का भी नहीं है। बढ़िया से बढ़िया आप लगाइए तो भी। ये सब क्वेश्चन करने से हम लोग लास्ट दिन जो क्लास में पढ़े उसका क्या फायदा हुआ? लास्ट दिन जो क्लास में मैंने डिस्कस किया, कोई तालमेल है क्या? क्या लगता है? बिकॉज स्टूडेंट को ये समझने का जरूरत है कि ये जो एरियाज है ई और एफ, इसको पढ़ना कैसे। नॉट एज अ टीचर मैं बोल रहा हूं, यू नीड टू थिंक इन योर माइंड हाउ आई विल स्टडी दिस एरिया, कोर एरिया ई एंड एफ। तो मान लीजिए मैंने पिछले क्लास में टाइम दिया, हम लोग डिस्कस किए, मैंने तो नोट्स 1 बाय 1 रीड नहीं किया क्योंकि मेरे को बोरिंग लगता है। लिखा हुआ मैं क्या रीड करूं? मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाया। क्या जरूरत था समझाने का? सीधा क्वेश्चन ही करने बैठ जाते। कोई फायदा हुआ क्या समझ जाने का? हाँ सर, उसमें कुछ ये जो रिस्क से रिलेटेड जो था, जैसे ऑडिट रिस्क जो है AAR, वो एक समझने के लिए बना, क्योंकि वो बिना पढ़े और आपको बताए वो समझ में नहीं आता। हाँ। और मान लीजिए कि इंटरनल कंट्रोल का 4 पर्पस है, ये सब होता है, वो बोलने से थोड़ा बेटर समझ में आता है जब उसका यस। एग्जाम्पल लेते हैं। वहां तो यस। खाली लिख दिया, लेकिन आपके दिमाग में सेट नहीं होता है जब तक आप उसको सोच नहीं पाते ठीक से। यानी कि इन सब चीजों का पढ़ने का तरीका क्या है, मैं वो समझा रहा हूं आपको या किसी को भी। मेरा काम है आपको उसको समझाना। वो कॉपी जो मैंने नोट्स में लिखा है वो तो मैंने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट, वाइली, ये सबसे कॉपी किया है। जो नोट्स मैं देता हूँ वो मैंने वहां से लिया है। ये तो 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी जब नेक्स्ट बैच हम लोग करेंगे पार्ट 2 का, तो सिलेबस थोड़ा चेंज हो रहा है। जो स्टूडेंट लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं वो बार बार बोलते हैं सर सिलेबस में क्या चेंज है। अरे भाई, सिलेबस का चेंज का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि ये सिलेबस से हट गया, सारा का सारा सिलेबस चेंज हो गया। दुनिया में ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, जो इतने सारे सिलेबस मैंने पढ़ाए हैं, जो पूरा चेंज हो जाता है। इनकम टैक्स है, हर साल थोड़ा क्या चेंज होता है टैक्स में? कोई स्लैब चेंज हो गया, कि रेट चेंज हो गया, कोई परसेंटेज चेंज हो गया। लेकिन ये सब इनकम टैक्स थोड़ी ना, इसमें क्या सिलेबस चेंज होएगा? आप अगर पुराना क्लास भी कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चेंज होगा मैं बता दूंगा। और वैसे ही इंस्टीट्यूट ने बताया है कि 2020 में चेंजेस ज्यादा था। उन्होंने यहाँ पर पार्ट 1 में पार्ट एफ नया इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कुछ एरिया को, अब की बार चेंजेस बहुत कम है। बेसिकली पार्ट 1 के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग का सम्स है कि नहीं? आपकी पार्ट 1 में प्रोसेस कॉस्टिंग का सम्स है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये सब? क्या सर? हाँ। इंस्टीट्यूट ने बोला है कि प्रोसेस कॉस्टिंग का बहुत डिटेल सम्स वगैरह हम लोग नहीं देंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग को उन्होंने सिलेबस से मोटा मोटी हटा दिया, लेकिन वो पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 में। तो जब मैं प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाने जाऊंगा वहां पर मैं उतना जोर से सम्स नहीं कराऊंगा। लेकिन मान लीजिए सिलेबस से हटा दिया, फिर भी एक बेसिक नॉलेज मेरे को लगता होना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकली बहुत सारे कंपनी में प्रोसेस कॉस्टिंग हो रहा है। थोड़ा सा आईटी एरिया को एडवांस किया है, यानी कि पार्ट 1 में भी ये जो कोर एरिया एफ आज जो पढ़ेंगे उसमें थोड़ा और एडवांसमेंट लाया। एडवांसमेंट मतलब दुनिया में अगर कंप्यूटर, आईटी, वाईफाई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं है तो आपका और मेरा लाइफ खत्म है। जो 2 से 3 साल 4 साल पहले जब 2020 में उन्होंने पार्ट एफ इंट्रोड्यूस किया, उस समय जो लेवल ऑफ आईटी था और अभी जो लेवल ऑफ आईटी है उसमें बहुत अंतर है। डाला होगा, लेकिन कौन सा मेरे को टेक्निकल वे में 1 बाय 1 पॉइंट याद है पार्ट एफ का? ना तो याद है, ना मैं कर रहा हूं, ना मैं वैसे पढ़ा सकता हूं।
अगर कोई एडिशन किया भी है उस चीज को मैं अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से ही समझाता हूं, मेरा वैसा ही आदत है। मैं नोट्स नहीं पढ़ने जा रहा हूं कि वहां क्या है, और क्वेश्चन करते वक्त ध्यान दिलवाता हूं कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ये आंसर है, ये नहीं है, ऐसे सोचना है, मैं ऐसे कराता हूँ। और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट भी क्वेश्चन रेस करे वैसे ही, ये नहीं बोले कि सर 3 नंबर का आंसर क्या होएगा। सर 3 नंबर का आंसर में आपको ये देखना है कि सर अगर आपको लग रहा है ये आंसर है, ये है, क्यों लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप। बिकॉज आप अगर रट लेंगे रीजनेबल एश्योरेंस आंसर है तो गड़बड़ होने वाला है। आप इस तरह का फिर एरिया का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी नोट्स नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ा क्लास में तो आपको टेक्निकल बनना पड़ेगा, आपको नोट्स 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन करते वक्त नोट्स को अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन करते वक्त दिमाग खोलकर सोचना होगा कि कौन सा आंसर सही है कौन सा रॉन्ग है, और वो डाउट को रेस करना होगा कि सर मैं ऐसा सोच रहा था, यहां पर ऐसा दिया हुआ है, हो सकता है मैं भी आपका आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हम लोग आंसर वगैरह पढ़ के समझ जाएंगे कि इसको सोचना कैसे है। अगर हम लोग मोटा मोटी 25 30 50 मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे सोच के साथ करें और जो स्पेसिफिक डाउट है उसको क्लास में उठाएं, तो इन दैट केस आपका कोर एरिया ई और एफ में 80-90% मार्क्स से कम नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए हॉक के अंदर 100 क्वेश्चन है, आपने 100 का 100 एकदम रट लिया, ये 20-25 क्वेश्चन रट लिया, रट के चले गए, तब ई और एफ में आपका 20 या 30% से ज्यादा नंबर नहीं आएगा, बिकॉज आप रट रहे हैं और एक भी क्वेश्चन रिपीट तो होना है नहीं, क्या करेंगे आप रट के। मल्टीपल चॉइस है ना, रटा हुआ काम कब आएगा, जब ऐसे टाइप होता। मल्टीपल चॉइस में तो रटा हुआ चीज काम नहीं आता है, आपका समझा हुआ ही काम आएगा। अगर हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं पार्ट ए में, बी में, सी में, डी में, कोई भी सीबीपी पढ़ रहे हैं, वेरिएंस निकाल रहे हैं, वो भी डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, लेकिन वो अगर आपको समझ में आ गया आप 100% उसका आंसर कर सकते हैं। ये चीज समझने के आने के बावजूद भी कुछ ना कुछ घुमा के एग्जाम में आ सकता है। ऐसा मत सोचिए सारा घुमा कर आएगा, कुछ तो एक दो ठो घुमा कर आ ही सकता है। तो आप वो एक दो को पकड़ के मत बैठ जाइएगा कि अरे यार ये तो ऐसा दे दिया तो क्या करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट पूछने लग जाता है अगर वैसा सारा देगा तो हम भी फेल होंगे। आप क्या फेल होंगे यार, आप एग्जाम देकर फेल नहीं, हम भी फेल हो जाएंगे। अगर कोई बोलेगा सारा क्वेश्चन ट्रिकी वाला जिसमें ठीक ठाक लैंग्वेज नहीं है, गड़बड़ है, सारा वैसा ही देने वाला है, ठीक है भाई, फिर रेडी है हम लोग फेल होने के लिए। टीचर ही फेल हो जाएगा तो आप क्या फेल होंगे। वैसा 2-4 ठो देता है और वो गड़बड़ी नहीं होता है। हम उतना ज्ञान नहीं रखते, उतना टेक्निकल ज्ञान अबाउट आईटी या इंटरनल कंट्रोल हमको भगवान नहीं दिया है। उस तरह से हमने सॉफ्टवेयर आईटी के ऊपर कभी काम नहीं किया है, हम कोई प्रोग्रामर नहीं है और उस तरह का लैंग्वेज बिल्टअप करके दे रहा है, देना ही नहीं चाहिए, दे रहा है। कुछ तो क्वेश्चन एग्जाम में होगा ना जो आपको नहीं बन पाए, जो आपको फेल होने के लिए दिया, लेकिन आप 5-7 थ्रू ऐसा होगा उसी के कारण आप फेल होंगे, 90 तो बर्बाद हो गया। 90 में से आपको 65-70 राइट करना ही होएगा, कॉन्फिडेंस के साथ 60 करीब। और अगर आप बैलेंस को जय माता दी भी करेंगे तो 10 तो ऐसे भी राइट हो जाता है। मल्टीपल चॉइस का एक ही ये फायदा है कि आउट ऑफ 4 कोई तो आंसर है, और कोई एक आंसर लगाने का प्रोबेबिलिटी 25% है। आपको नहीं भी आता फिर भी आपने डी लगा दिया, इसका चांस है 25%, यानी कि फिर भी आप पास हो जाएंगे। अगर आप 20 क्वेश्चन करिए विदाउट सोचे समझे, कोई मॉक पेपर निकालिए, 20 में से 5-7 आपको नहीं पढ़े बगैर राइट होने वाला है। यानी कि अगर एग्जाम में आपकी स्टूडेंट लेवल पे 20 क्वेश्चन गड़बड़ है, मान लीजिए मैक्स टू वर्स्ट, 20 में भी जय माता दी करेंगे 5 तो वैसे भी राइट होने वाला है। तो आपको अगर 70 क्वेश्चन राइट करना है कॉन्फिडेंस के साथ, 50 राइट करना है। 20 गड़बड़, 80 में से 60 राइट करना है, 65 राइट करना है कॉन्फिडेंस के साथ, वैसा आपको बनना है। आप कोई भी उठ पटांग क्वेश्चन को देखकर ये मत सोचिए ऐसा आएगा तो क्या आएगा, अरे भैया जो आएगा उस पर तो ध्यान दे ले भाई। व्हाट आई मीन टू से दैट, इस चीज को पढ़ने का तरीका क्या है, नोट्स पढ़ो, क्लास का रिकॉर्डिंग करो, क्वेश्चन करते वक्त ये मत सोचो कि मेरा कितना राइट है रॉन्ग है, क्वेश्चन करते वक्त ध्यान दो कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा, क्यों होगा। आंसर पढ़ने के बाद उसके बाद आंसर पढ़ो, समझो कहां गलती हुआ, उसको फोकस करो, उसका नोट्स बनाओ, वो क्वेश्चन को लिखो अगर आपको फिर से रिवाइज करना है, जहां गड़बड़ी है वहां क्लास में डिस्कस करो, हो गया। और क्या करना है। कुछ अगर ट्रिकी ज्यादा है वो तो मेरे लिए भी है, आपके लिए अकेला के लिए थोड़ी ना है। इतना पंडित हम थोड़ी ना बन गए इंटरनल कंट्रोल में कि आप जो पूछेंगे हम बता देंगे, होगा कोई वैसा, हम तो नहीं है सर, ये मेरा एक्सपर्टीज का एरिया वैसे नहीं है। लेकिन एग्जाम के लिए जितना पढ़ाना है, जो समझना है, हम लोग वो समझ पा रहे, वो कर पा रहे। अब आप कहीं पर भी कुछ पढ़ रहे हैं नहीं हो रहा है, आपको डाउट रेस करना पड़ेगा, तभी तो हम बताएंगे ना, नहीं तो हम कैसे बताएंगे। और आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर मेरे को एग्जाम देना होता तो मैं ये 20-22 क्वेश्चन
हॉक के अंदर 15-20 क्वेश्चन निकाल कर, 25 क्वेश्चन निकाल कर सॉल्व करता, जहां गड़बड़ होती वहां पूछता। अगर आंसर पढ़ के समझ में आ गया, ठीक है, देखते हैं कि मजाल एग्जाम पास कैसे नहीं होएगा। यू नीड टू बी, आपके मन में खुद से मालूम होना चाहिए मैं ये एग्जाम पास करने के लिए तैयार हूं क्या। आप बोलेंगे हम तो जून में नहीं दे रहे हैं, तो क्या सितंबर अक्टूबर नहीं आएगा? वो सबसे फालतू टाइम एग्जाम देने का। सितंबर अक्टूबर, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, जो भी आप है फेस्टिव, मोटा मोटी जुलाई से फेस्टिवल चालू होता है जो अक्टूबर नवंबर तक चलता है। कोई भी साल में, जितना भी आज तक मैं पढ़ाया हूं 25-30 साल से, सितंबर अक्टूबर टाइम पे एग्जाम सबसे कम देते हैं। मार्च वाला टर्म में एग्जाम सबसे ज्यादा देते हैं, जबकि ऑफिस का टाइम, ऑफिस का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। अभी जो मई जून है उसमें भी एग्जाम अच्छा खासा देते हैं। जो नेक्स्ट क्वार्टर होता है, सितंबर दिसंबर, सितंबर से अक्टूबर से दिसंबर तक कोई भी एग्जाम होता है, सबसे कमती प्रेजेंस होता है एग्जाम में। आप गूगल का डेटा देख लीजिए, कोई सीए का एग्जाम देता है तो मई जून वाला एग्जाम ज्यादा देता है, दिसंबर वाला नवंबर वाला एग्जाम कम देता है। बिकॉज आप उस समय, अगर आप मैरिड नहीं भी है तो भी आप थोड़ा सा इंजॉयमेंट में आ जाते हैं, सबको देखकर, इंसान है ना हम लोग। तो क्वेश्चन ये है कि आप सोचेंगे हम जून में एग्जाम नहीं दे रहे, तो क्या सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा? और नहीं होगा तो आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? कोई बात नहीं है भैया, मेरा पढ़ने का मन नहीं है, पैसा तो सर को दिए बर्बाद हो गया, और तो टाइम तो वेस्ट ना करें, कुछ और करें, जो करने का मन है वो करें। दैट इज माई एडवाइस। बिकॉज कुछ है जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, कुछ है जो लोग नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो आता भी कुछ नहीं है, तो नहीं आता है तो क्या कभी जीवन में एग्जाम नहीं देना है? दैट्स नॉट डन यार, प्लीज बी सीरियस। बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अपना टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हैं। आप गुस्सा भी होते होंगे मेरे से बोलने के टाइम, हम ऐसे ही हैं सर। बिकॉज मैं अगर आपको क्लास नहीं दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, अच्छे से हेल्प नहीं करूंगा, तो इन दैट केस आप मेरे को खराब बोलोगे ना, बोलना भी चाहिए। वैसे ही आप अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको खराब बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा? आपको दिल में चोट लगती है, लगने दो। आपको मेरे पे गुस्सा आता है, आने दो। आप ये सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए, ये हुआ नहीं हुआ, वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके ऊपर जो आपके कंट्रोल में, उसको तो देखिए कि मैं एग्जाम देने के लिए रेडी हूं क्या, मेरा पढ़ाई हुआ है क्या। आप इस पे ध्यान दीजिए। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पे मत सोचिए। दैट्स माई एडवाइस। रेस्ट इज योर चॉइस, हुएवर इज नॉट गिविंग एग्जाम। आपके मन में ऐसा लगता होगा आपकी बार सितंबर अक्टूबर, ऐसे ही लगता है, फिर दूसरा बैच चालू करेंगे, फिर 2 4 5 क्लास में आप सीरियस रहेंगे, फिर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, फिर आप बोलेंगे अभी इस बार नहीं दे रहे, फिर बोलेंगे नेक्स्ट बार जरूर देंगे। वो नेक्स्ट जीवन में कभी नहीं आएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ना चाह रहा हूं, किसी को कुछ बोलना है क्या? ऋतुराज जी मैं गलत बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहे हैं सर, हाँ। ये मेरा जिंदगी प्रैक्टिकल में अच्छा एक्सपीरियंस भी है। समय कभी नहीं आने वाला एग्जाम देने के लिए, ये एक बात समझ लेना। जो भी चीज डिफिकल्ट है, वो चीज करने में डिफिकल्टी तो होएगी, वो तो सिंपल बात है। अगर आप उस डिफिकल्टी को मैनेज ही नहीं कर सकते तो इन दैट केस आप वो कभी कर ही नहीं सकते। आप सोचेंगे इस बार ऐसा हुआ, उस बार ऐसा हुआ, हर बार उससे और खराब होगा, हर बार उससे ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। लूजर्स विल ओनली से एलाबाई, विनर्स विल नेवर से इस कारण से ये काम नहीं हुआ, काम हो गया, सिंपल। आगे बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है।